इन बलवान लोगों को अपंग बनाकर न केवल डोंगफेंग यांगवेई की साजिश को विफल किया गया, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से उसकी चिकित्सा फीस भी हड़प ली गई। संतुष्ट होकर आरव अपने कमरे में वापस चला गया। उसके बाद जिनफी ने फोन करके बताया कि उसे एक उपयुक्त घर मिल गया है, जिसकी कीमत 5 मिलियन युआन है। बिना कुछ कहे आरव ने जिनफी को पैसे ट्रांसफर कर दिए और उसे भुगतान करने को कहा। लिन ने अपना सामान पैक करने के बाद वे दोनों एक साथ अपने नए घर चले गए। उसके और उसके भाई के पास ज्यादा सामान नहीं था, इसलिए वे जल्दी ही बस गए। लगभग 150 वर्ग मीटर के नए घर को देखकर लिन का दिल मिश्रित भावनाओं से भर गया। यह एक ऐसा घर था जिसकी कीमत 5 मिलियन युआन थी। ये फूलों का गुलदस्ता या कोई छोटा सा आभूषण नहीं था। हालांकि लिन पहले ही आरव को अपना दिल दे चुकी थी, फिर भी उसके लिए इतना महंगा उपहार स्वीकार करना मुश्किल था। खैर, शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले नहीं किया था। लिन ने मन ही मन सोचा। उसने खुद को पूरी तरह से आरव को सौंपने के लिए सही समय का इंतजार करने का फैसला किया। लिन नाम को जब आरव का फोन आया तो वो उत्साह से दौड़कर वहां पहुंचा। बचपन से लेकर अब तक वो इतने अच्छे घर में कभी नहीं रहा था। उसने इसके बारे में सोचने की भी हिम्मत नहीं की। जैसे ही वे मिले, लिन नाम ने आरव की बांह खींची और उसे लगातार भाई भाई कहकर पुकारा। उसने आरव की इतनी चापलूसी की कि उसने आरव को अपनी बहन के साथ अपनी शादी पंजीकृत करने के लिए लगभग मजबूर कर दिया। लिन नान और जिंग फेई की उपस्थिति के कारण आरव लिन जियांग के साथ कुछ भी शर्मनाक नहीं कर सकता था। ये देखने के बाद कि भाई बहनों का रिश्ता ठीक हो गया है, आरव जिंगफी के साथ चला गया। शांगरी ला होटल, कमरा 666। डोंगफेंग बड़े बिस्तर पर लेटा हुआ एक ग्लास रेड वाइन का आनंद ले रहा था। उस समय को देखते हुए उस कमीने को बाल्डी कियांग ने अपंग बना दिया होगा। मकान मालकिन ने जियान को भी राजी कर लिया होगा। डोंगफेंग यांगवेई मुस्कुराया और दिल खोलकर हंसा। मैं कितना प्रतिभाशाली हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतनी बढ़िया योजना बना सकता हूँ। आंखों की रोशनी से छुटकारा पाएं, सुंदरता पाएं, एक ही पत्थर से 2 पक्षी मारे। मैं वास्तव में स्वयं की प्रशंसा करता हूँ। हे। डोंगफेंग ने शराब का गिलास नीचे रखा और बिस्तर से उतर गया। उसने एक कप लिया और उसमें एक लाल गोली डाल दी। जब उसने गोली पर थोड़ा पानी डाला तो वो तुरंत घुल गई। इस छोटी सी कामोद्दीपक गोली के साथ मेरा जियांग निश्चित रूप से आग की तरह भावुक होगा। हे, बस इसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा लगता है। डोंगफेंग यांगवेई कांप उठा, उसकी लार लगभग उसके मुंह से टपकने लगी। मुझे भी कुछ दवा लेनी है, अन्यथा 2 मिनट में आत्मसमर्पण करना बहुत शर्मनाक होगा। डोंगफेंग यांगवेई ने एक छोटी नीली गोली निकाली और उसे खुद निगल लिया। हालांकि यह लड़का लंबा और मजबूत दिखता था, लेकिन असल में वो एक तेज शूटर था और उसकी किडनी कमजोर थी। 2 मिनट की सीमा को पार करने के लिए उसे दवा की मदद की जरूरत थी। आज रात मैं निश्चित रूप से बहुत नशे में हो जाऊंगा, एक गोली शायद काफी होगी। मैं एक और ले लूंगा। कुछ सोचने के बाद डोंगफेंग यांगवेई ने एक और छोटी नीली गोली ले ली। नहीं, मुझे बिस्तर में जियान को जीतना होगा। एक और खाओ, नहीं 3 और खाओ। डोंगफेंग यांगवेई ने जितना ज्यादा इसके बारे में सोचा, वो उतना ही ज्यादा उत्साहित होता गया। उसने गलती से अपने साथ लाई गई सभी छोटी नीली गेंदें खा ली। इस गोली को वियाग्रा का उन्नत संस्करण कहा जाता था। इसे भारत से आयात किया गया था और कहा जाता था कि यह वियाग्रा से 10 गुना ज्यादा असरदार है। 2 मिनट से भी कम समय में डोंगफेंग यांगवेई को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसकी जांघों में आग लग गई है और वो फटने वाला है। तभी उसे ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा है। उसकी आंखें लाल हो गई थी और त्वचा लाल हो गई थी। अरे, जियांग अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? मेरा भाई फटने वाला है। डोंगफेंग यांगवेई को एक साथ इतनी सारी गोलियां लेने का पछतावा हुआ। दस्तक दस्तक दस्तक। तारांकन उसी समय किसी ने दरवाजा खटखटाया। डोंगफेंग यांगवेई के लिए दस्तक की आवाज स्वर्गीय संगीत की तरह थी। उसने छोटी लाल गेंदों वाला गिलास उठाया और दरवाजा खोलने के लिए दौड़ा। जियांग, क्या आप प्यासे हैं? लो, पहले ये गिलास पानी पी लो। डोंगफेंग यांगवेई ने दरवाजा खोलते ही गिलास उस व्यक्ति को दे दिया। मैं जियांग नहीं हूँ, मैं लिली हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी प्यास लगी है। उस व्यक्ति ने गिलास लिया और एक ही घूंट में पानी पी गया। आप यहाँ क्यों हैं, मकान मालकिन? डोंगफेंग यांगवेई स्तब्ध रह गया। उसकी आंखें बाहर आने को हो रही थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि जो व्यक्ति आया था वो लिन जियांग नहीं, बल्कि मकान मालकिन वांग दाली थी। एक गुरु ने कहा कि हम भाग्यवान हैं। मैं मास्टर डोंगफेंग के साथ एक बंधन बनाने के लिए यहाँ हूँ। मकान मालकिन ने डोंगफेंग यांगवेई को कमरे में धकेल दिया। वांग दाली नाम सिर्फ दिखावे के लिए नहीं था, वो वाकई बहुत मजबूत थी। डोंगफेंग यांगवेई अपने नितंबों पर गिर पड़ा। उसे इस बारे में बुरा लग रहा था। तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पूछने की भी जरूरत है? बेशक मैं तुम्हें चोदने जा रहा हूँ। मकान मालकिन का यहाँ आने का उद्देश्य स्पष्ट था। साथ ही उसने अभी अभी छोटी लाल गेंदों से पानी पिया था। इस समय वह एक जंगली शेरनी की तरह थी जिसने अपने कपड़े फाड़ना शुरू कर दिया था। नहीं, डोंगफेंग यांगवेई की आंखें खुली की खुली रह गई। वो बुरी तरह डर गया। हालांकि उसका शरीर छोटी नीली गेंद से जल रहा था। वो कोई ताकत नहीं लगा पा रहा था। निराशा की भावना ने उसे पहले ही घेर लिया था। चलो बेबी, थोड़ा पागल हो जाए। आउच! मकान मालकिन उत्तेजित होकर चिल्लाई और डोंगफेंग यांगवेई पर झपटी। वे दोनों जोश से जमीन पर लौटने लगे। यहाँ 8000 शब्द छोड़ दिए गए हैं। संक्षेप में कहें तो ये दृश्य कामुक और हिंसक था। ये देखने में बहुत खराब था। रिया परिवार, नानहो मनो। काम के एक लंबे दिन के बाद रिया जेंगुओ रात के खाने के लिए भोजन कक्ष में गया। नौकरों द्वारा तैयार भोजन को देखकर वो चिंता से बच नहीं सका। अंकल फेंग, क्या मेंग आरव अभी भी खाना नहीं खा रही है? रिया जेंगुओ ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ, ये पहले से ही 6ठा दिन है। वो कुछ भी नहीं खाएगी। उस बच्चे की मौत उसके लिए एक बड़ा झटका लगती है। अंकल फेंग ने धीमी आवाज में जवाब दिया। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाता, एक सुंदर आकृति भोजन कक्ष में आई। रिया मेंग आरव ने तत्काल आदेश दिया, जल्दी करो,
मेरे लिए कुछ खाने को लाओ, मुझे भूख लगी है। मेंग आरव, तुम, रिया जेंगू और अंकल फेंग दंग रह गए। उन्होंने रिया मेंग आरव को बड़ा होते देखा था। वे अच्छी तरह जानते थे कि रिया मेंग आरव बहुत ही विचार अर्जुन लड़की थी। एक बार जब उसने अपना मन बना लिया तो उसके लिए अपना मन बदलना लगभग असंभव था। वो 6 दिन से भूख हड़ताल पर थी, वो अचानक खाना खाने क्यों आए? यह अविश्वसनीय था। आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? क्या तुम मुझे खाने नहीं दे रहे हो? रिया मेंग आरव की लंबी पलकें फड़क उठी। उसका थका हुआ चेहरा एक सच्ची मुस्कान से भर गया। कोर्स के पाठ्यक्रम की, आंटी लियू, मिस रिया के लिए कुछ तैयार करो, जल्दी करो और तैयारी करो। रिया जेंगो ने सिर हिलाया। बाहरी लोगों के लिए वो एक कठोर हृदय वाले पूंजीपति हो सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के लिए वो उससे सच्चा प्यार करते थे। मेंगारव, क्या तुमने इस पर गहराई से सोचा है? रिया जेंगुओ ने संकोच से पूछा। मैं भूख हड़ताल पर चला गया क्योंकि तुम सबने शियाओबी को मार डाला। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो अब जीवित और स्वस्थ है, मैं भूख हड़ताल क्यों करूंगा? क्या यह ऐसे कैसे संभव है? रिया जेंगुओ दंग रह गया। उसने गहरी आवाज में पूछा, अंकल फैंग, क्या हो रहा है? क्या आपने नहीं कहा था कि बच्चा निश्चित रूप से मर जाएगा? लेडी रिया ने अवश्य ही कोई गलती की होगी। चाचा फैंग ने इनकार किया। उस जियांगो हत्यारे की ताकत के साथ आरव के बचने की कोई संभावना नहीं थी। मैं दशकों से जियांगो में घूम रहा हूँ, मैं कभी गलती नहीं करूंगा। इस बार तुमने सचमुच गलती की। जियाओबी आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। रिया मुस्कुराई और अपनी जेब से एक सेल फोन निकाला। मैंने सोचा कि मो ने तुम्हारा सेल फोन ले लिया है। तुम्हें ये कहाँ से मिला? रिया जेंगुओ ने भौहें सिकोड़ ली। यह मेरी दादी का सेल फोन है, रिया ने मोबाइल फोन पर बात करते हुए कहा। जल्द ही उसने स्कूल फोरम खोल दिया। मुख्य पृष्ठ पर आरव का नाम और ब्रोबेई शब्द हर जगह थे। ग्रीन वाइन सिटी का गौरव आरव, एक प्रतिभाशाली एथलेटिक खिलाड़ी, ने एक ही दिन में प्रांतीय खेलों में 8 रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। खेल जगत में उम्मीद का सितारा चमक रहा है। 1,10,098 बार देखा गया। मेरे सहपाठी आरव जियाओबेई को, कक्षा 20, तीसरी कक्षा के विश्वविद्यालय के छात्र, हम सभी को आप पर गर्व है। 70,472 बार देखा गया। भाई बेई शक्तिशाली, दबंग और सुंदर है। उसकी लोकप्रियता आसमान छू रही है। उसने रिया को पीछे छोड़ दिया और स्कूल में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति बन गया। 41,872 बार देखा गया। भाई बेई का हरम आधिकारिक तौर पर स्थापित हो गया है। साइन इन थ्रेड, 8,898 लोग पहले ही साइन इन कर चुके हैं। भाई बेई, क्या आप कुछ अनुयायी चाहते हैं? भाई बेई, मैं आपके बच्चे चाहता हूँ। रिया जेंगुओ और अंकल फैंग स्क्रीन पर पोस्ट देखकर अचंभित रह गए। उनमें से एक रिया ऑर्गेनाइजेशन का सीईओ था और दूसरा एक जियांगू बुजुर्ग था जो शारीरिक चरण के शिखर पर पहुंच गया था। इस समय वो आरव शियाओबेई जैसे किसी व्यक्ति को देखकर पूरी तरह से अचंभित था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं उसके बारे में गलत था। आखिर वो बच्चा कौन है? वो बहुत युवा है और उसकी साधना उस रात हत्यारे को हराने के लिए पर्याप्त है। यह अविश्वसनीय है। अंकल फैंग ने अपनी आंखें मूंद ली। रिया जेंगुओ घबरा गया। क्या वो ड्रैगन सिटी से है? क्या वो किसी शक्तिशाली संगठन से है? मैं नहीं करूंगा। अंकल फैंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, इस बूढ़े नौकर ने पहले ही पूरी जांच कर ली है। वो बच्चा वास्तव में एक पहाड़ी गांव से है। अगर हम उसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें अगली बार का इंतजार करना होगा। ये बूढ़ा नौकर खुद उससे मिलेगा। चाचा फैंग, पिता, अब जियाओबेई को मत छुओ, रिया ने गंभीर स्वर में कहा। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मैं अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही हूँ। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं सिर्फ जियाओबेई के साथ दोस्ती करूंगी। मैं कभी भी सीमा पार नहीं करूंगी। ठीक है। रिया जेंगो खुद को आह भरने से रोक नहीं सका और बोला, अच्छा बच्चा, मुझे राहत मिली है कि तुम इस तरह से सोच सकते हो। आखिरकार मैंने तुम्हारे साथ गलत किया है। वेन परिवार हवेली, आधी रात हो चुकी थी। वेन त्यानडो अभी सो ही रहा था कि बेडरूम का दरवाजा जबरदस्ती खोला गया। बिखरे बाल और बड़ी हुई दाढ़ी वाला एक आदमी शयन कक्ष में आया और चिंतित होकर बोला, वरिष्ठ, कुछ बुरा हुआ है। पागल शेर, आप कितनी बार चाहेंगे कि मैं आपको बताऊं कि इतना अधीर मत बनो? चाहे समस्या कितनी भी बड़ी क्यों न हो, ये पहले ही हो चुकी है। अधीर होने से समस्या हल नहीं होगी। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। वेन त्यानडो धीरे से उठकर बैठ गया। उसका स्वर शांत था और उसका व्यवहार एक गुरु जैसा था। भाई हत्यारा मधुमक्खी, वो मर चुका है, पागल शेर ने ऊंची आवाज में कहा। क्या? वेन त्यानडो ने जब ये सुना तो वह अपने बिस्तर से उछल पड़ा। उसकी आंखें बैल की आंखों से भी बड़ी थीं। एक क्षण में ही एक गुरु का आचरण समाप्त हो गया। वो आरव अभी भी जीवित है। भाई किलर बी से संपर्क खोए 6 दिन हो गए हैं। वो मर चुका होगा, पागल शेर ने घबराते हुए कहा। वो कैसे संभव है? हत्यारा मधुमक्खी शारीरिक चरण के बाद के चरण में है। वो उस बच्चे द्वारा कैसे मारा जा सकता है? वेन त्यानडो का चेहरा हरा हो गया। शुरू में तो उन्होंने आरव को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी शिदी को आरव द्वारा मार दिया जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो कमीना 6 दिन से दिखाई नहीं दिया। तुम्हें कैसे पता कि वो अभी भी जीवित है? वेन त्यानडो वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर सका। ये देखो, मैडलान ने एक टैबलेट निकाली और वेन त्यानडो को सौंप दी। टैबलेट पर ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी के फोरम की सामग्री प्रदर्शित की गई। वेन त्यानडो जितना ज्यादा पढ़ता गया, उसकी भौहें उतनी ही कसती गई। ऐसा लगता है कि किलर बी सचमुच मर चुकी है। आरव, मैंने तुम्हें कम आंका था। भाई, मैं अभी जाकर भाई हत्यारे मधुमक्खी का बदला लूंगा, पागल शेर ने उग्रता से कहा। नहीं, जल्दी मत करो। वेन त्यानडो ने अपना सिर हिलाया और कहा, मत भूलना, हमारा मुख्य लक्ष्य वेन्युआन पर कब्जा करना है। मेरे मृत पिता ने मरने से पहले वेन्युआन को एक हरे रंग का जेड पेंडेंट दिया था। जिस सुराग की हम तलाश कर रहे हैं वो इसमें छिपा है। मैं इंतजार कर सकता हूँ, लेकिन मुझे डर है कि भाई ब्लड डव अब और नहीं रोक पाएंगे, मैडलान ने चिंतित होकर कहा। उसके लिए कुछ और औरतें ढूंढो। अगर वो घरेलू लड़कियों से ऊब गया है तो जापान, कोरिया, यूरोप में जाकर बस जाए। वैसे भी पैसे की कोई समस्या नहीं है।
लेकिन तुम्हें भाई ब्लड डव का साथ देना होगा, वेन तियानडो ने कहा। ठीक है, मैं समझ गया। मैडलान ने सिर हिलाया और कमरे से बाहर चला गया। अगली सुबह शांग्री-ला होटल, कमरा 666। रात भर की यातना के बाद डोंगफेंग यांगवेई को लगा कि जैसे उसका शरीर खोखला हो गया है। उसने कंबल का कोना पकड़ा और तकिए पर सिमट कर रह गया। मकान मालकिन सिरहाने के सहारे झुकी हुई थी, उसके हाथ में सिगरेट थी। उसने एक कश लिया और धुएं का छल्ला उड़ाया। पति, क्या तुमने पर्याप्त आराम किया है? चलो फिर से करें। पफिट। डोंगफेंग यांगवेई ने जब ये सुना तो उसे खून की उल्टी आ गई। चाची, कृपया मुझे जाने दीजिए। तुमने कल रात ऐसा 8 बार किया। अगर हम फिर ऐसा करेंगे तो मैं मर जाऊंगा। बकवास, तुमने बहुत सारी दवाई खा ली है। अगर तुम दवाई का असर नहीं छोड़ोगे तो मर जाओगे। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मकान मालकिन ने सिगरेट बुझाई, अपना मुंह पोंछा और डोंगफेंग यांगवेई पर सवार हो गई। वो जोर से हंसने लगी और बोली, चलो चलो ये करते हैं, वाह हा। डोंगफेंग यांगवेई को ऐसा लग रहा था जैसे उसने जीवन की सारी उम्मीदें खो दी हो। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। पूरी रात यातनाएं झेलने के बाद वो थक गया था। वो चॉपिंग बोर्ड पर पड़ी मछली की तरह था जो मकान मालकिन द्वारा मारे जाने का इंतजार कर रहा था। अरे नहीं, मकान मालकिन द्वारा मारे जाने का इंतजार कर रहा था। भाई बेई, भाई बेई। उसी समय ग्रीन वाइन यूनिवर्सिटी के खेल मैदान में पागलों की तरह जयकारे गूंज रहे थे। अपनी बेहतरीन ताकत के दम पर आरव ने हर स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीते थे। अगर वो चाहते तो आसानी से सभी तरह के रिकॉर्ड तोड़ सकते थे। इससे वो सबसे चमकीला सितारा बन गया। खेल मैदान में हजारों छात्र उनका उत्साहवर्धन कर रहे थे। जैसी की उम्मीद थी, आरव ने अपने सहपाठियों का नेतृत्व करते हुए टीम प्रतियोगिता में प्रथम स्थान जीता। नए काउंसलर के रूप में लिन जियांग की आंखें पहले से ही लाल थी जब उसने मंच पर पुरस्कार प्राप्त किया। अन्य सभी छात्र भी बेहद उत्साहित थे। उन्हें खुद पर गर्व था। प्रतियोगिता समाप्त होने के बाद आरव ने मीडिया को एक छोटा सा साक्षात्कार दिया। आरव ने सहजता से उनके सवालों के जवाब दिए। फिर स्कूल के नेताओं ने उसे बुलाया। खेल ब्यूरो के नेता ने व्यक्तिगत रूप से आरव को प्रांतीय ट्रैक और फील्ड टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। दुर्भाग्य से आरव को ट्रैक और फील्ड टीम में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उन्होंने आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। खेल ब्यूरो के नेता को यह दुखद लगा। उन्होंने आरव को एक नाम कार्ड दिया और वादा किया कि प्रांतीय ट्रैक और फील्ड टीम का दरवाजा हमेशा आरव के लिए खुला रहेगा। आरव ने जब अपने सारे काम निपटा लिए तो वो सीधे स्कूल के गेट पर गया। 7 दिन हो चुके थे जब जहरीली मधुमक्खी ने उनकी हत्या की कोशिश की थी। इस दौरान जिंगफी अंधेरे में काम कर रहा था। उसने आरव के दूसरे वफादार कुत्ते ग्रीन वाइन पुलिस स्टेशन के प्रमुख लियू क्वानफू के साथ मिलकर हत्या के पीछे की सच्चाई का पता लगाने का काम किया। हत्यारे का नाम पॉइजन बी है। वो ड्रैगन सिटी में 100 जानवरों के गुट का शिष्य है। वो वेन तियांडा का शिदी भी है। इस बार वेन तियांडा अपने साथ पॉइजन बी और मैड लान नामक एक अन्य शिदी को लेकर आया। दूसरा शिदी ब्लड डव वेन तियांडा से भी ज्यादा शक्तिशाली है। जिंग फेई ने आरव को सारी जानकारी बता दी जो उसने एकत्र की थी। वेन तियांडो, वो कमीना, उसने अपने ही भाई और पिता को मार डाला। यह अक्षम्य है। उसने मुझे मारने के लिए किसी को भेजने की हिम्मत कैसे की? मुझे इसका बदला लेना है। आरव की आंखें तीव्र घृणा से भरी थीं। उस रात हालांकि वास्त की मृत्यु हो गई थी, आरव भी नरक के द्वार से आधा कदम दूर था। यदि पॉइजन बी ने अपने दुश्मन को कम नहीं आंका होता तो आरव और जिंग फेई निश्चित रूप से मर जाते। यदि वो कैओस तलवार सार को चकमा देने में कामयाब हो जाता। मौत के कगार पर होने का एहसास होने के बाद आरव के दिल में नफरत और भी बढ़ गई। उसे इसका बदला लेना ही होगा। लेकिन भाई बेई, जिंग फेई ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, वेन तियांडा और उसके आदमी बहुत शक्तिशाली हैं। कोई रास्ता नहीं है जिससे हम उनसे बदला ले सकें। हम उनसे बलपूर्वक नहीं लड़ सकते। हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं। भले ही हम उन्हें अभी न मार पाए, लेकिन मैं उन्हें कष्ट अवश्य दूंगा। आरव की आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हुई थी। उसके दिमाग में पहले से ही एक योजना थी। क्या मतलब है तुम्हारा? जिंग फेई ने आश्चर्य से पूछा। चाहे वो अपने दिमाग पर कितना भी जोर क्यों न डाले, वो कभी भी यह समझ नहीं पाएगा कि आरव वेन तियांडा और बाकी लोगों को किस तरह कष्ट देगा। मुझे चीनी दवा बाजार ले चलो, आरव ने शांति से कहा। हाँ, फिर जिंग फेई ने कार चलाई। दूसरी ओर आरव ने काले सांप राक्षसी राजा के खजाने से 1000 जहर का रहस्य निकाल लिया। इस पुस्तक में सभी प्रकार के जहर के नुस्खे दर्ज थे। जब तक आरव उनमें महारत हासिल कर लेता, वो वेन तियांडो को आसानी से हरा सकता था। हालांकि आरव को निराशा तब हुई जब पहले पृष्ठ पर कुछ शब्द थे। जहर की तकनीकें विधर्मी और विधर्मी है। यदि आप दूसरों को मारने के लिए जहर का उपयोग करते हैं तो 3 लोगों की योग्यता की एक बड़ी राह अर्जुन काट ली जाएगी। कृपया सावधानी से उपयोग करें, सावधानी से प्रयोग करें, सावधानी से प्रयोग करें। छोड़ो, पहले मैं सीखूंगा। हजारों तरह के जहर हैं और उनमें से कोई एक उपयुक्त जरूर होगा। तुरंत ही आरव ने 10,000 विषयों का रहस्य पढ़ना शुरू कर दिया। इस पुस्तक की विषय वस्तु बहुत समृद्ध थी। सबसे आम नॉकआउट ड्रग, रेचक से लेकर सबसे उन्नत जहर जो किसी देवता को मार सकता है तक, इसके लिए सभी तरह के नुस्खे मौजूद थे। बेशक जहर की ताकत के अनुसार इसमें इस्तेमाल होने वाले तत्व और इसे बनाने की कठिनाई भी अलग अलग थी। आरव कुछ अधिक शक्तिशाली जहरों के लिए सामग्री भी नहीं खरीद सका। यात्रा में लगभग आधे घंटे का समय लगा। आरव ने पहले ही 10,000 जहरों के रहस्य में महारत हासिल कर ली थी। उसने 2 तरह के जहर भी चुने जो बनाने में आसान थे और जिनका खास असर भी था। उसके बाद आरव और जिंग फेई जहर के लिए जरूरी सामग्री खरीदने के लिए मेडिकल मार्केट गए। फिर वे आरव की हवेली में वापस आ गए। शपे की मात्रा पे की मात्रा ग अर्जुन जिन गार्डन में, यह उस इमारत का नाम था जहां यह हवेली स्थित थी। 7 दिनों के बाद सजावट कंपनी ने हवेली की सजावट पूरी कर ली थी। क्योंकि आरव ने हवेली को सजाने के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया था, इसलिए हवेली के अंदर की सारी सजावट लपेटने वाली सामग्रियों से बनी थी। कोई भी सीधे अंदर जा सकता था और इससे किसी के शरीर को कोई नुकसान नहीं होता था। सजावट वाकई बहुत अच्छी है।
मैं अपना काम पूरा करने के बाद अपने माता पिता को जीवन का आनंद लेने के लिए यहाँ लाऊंगा। आरव ने हवेली का एक त्वरित दौरा किया। वो परिणाम से बहुत संतुष्ट था। फिर उसने जहर बनाना शुरू कर दिया। इस हवेली के साथ आरव के पास अपना निजी स्थान होगा। भविष्य में जब वो गुप्त मिशनों को अंजाम देगा तो उसे छिपने की जरूरत नहीं होगी। ये बहुत सुविधाजनक था। आरव ने 2 शुरुआती स्तर के जहर चुने थे, इसलिए जहर बनाने की प्रक्रिया बहुत सरल थी। उसे बस सामग्री को पीसना था और उन्हें एक निश्चित अनुपात के अनुसार मिलाना था। करीब आधे घंटे बाद उसने जहर बनाना समाप्त कर दिया। उसने जहर को स्टोर करने के लिए 2 छोटे प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल किया। भले ही मैं आज वेन तियांडे को नहीं मार सकता, मैं उसे अच्छा समय बिताने दूंगा। आरव के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान उभरी जब उसने अपने हाथों में 2 छोटे कंगन पकड़े। जब आकाश में अंधेरा छा गया, जिन फेई आरव के साथ उत्तरी पर्वत पर चला गया। उसने जंगल में एक अगोचर स्थान पर कार पार्क की और सुबह ऑपरेशन शुरू होने का इंतजार करने लगा। आरव को ताकत का महत्व पता था। वो समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसने कार में ही प्रशिक्षण लेना शुरू कर दिया। उसकी साधना एक अड़चन पर पहुंच गई थी। वो उससे बाहर निकलने से बस 1 कदम दूर था। सुबह के 2 बजे उसके शरीर में ड्रैगन की हुई हिंसक रूप से कंपन करने लगा। आरव की साधना आधिकारिक रूप से सफल हो गई थी। डिंग। साधना, भौतिक चरण का बाद का चरण, स्वास्थ्य 1000, युद्ध शक्ति 1000। ओह, अंततः मैं सफल हो गया। आरव ने सांस छोड़ी। वो स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके शरीर में ड्रैगन की हुई पहले से कहीं ज्यादा मजबूत थी। उसका पूरा शरीर ऊर्जा से भर गया था। क्या भाई बे, तुम फिर से टूट गए? जिंग फी ने निगल लिया और अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हाँ, मैं सफल हो गया हूँ। अब मेरी साधना भी तुम्हारी साधना जैसी ही है, आरव ने मुस्कुराते हुए कहा। हे भगवान, तुम राक्षस हो। इस स्तर की साधना तक पहुंचने में मुझे 10 साल से अधिक का समय लगा। आपकी तुलना में मैं तो बस एक कूड़ा कचरा हूँ। जिन फेई दंग रह गया। उसका चेहरा ईर्ष्या और जलन से भरा हुआ था। मेरी चापलूसी करना बंद करो, यही मेरा इंतजार करो, मैं अब जा रहा हूँ। आरव ने पहले खरीदा हुआ बंदर राजा का मुखौटा निकाला और उसे पहन लिया। उसने सुनिश्चित किया कि वो गिर न जाए। फिर वो कार से उतरा और वेन की हवेली की ओर चल पड़ा। वूफ वूफ वूफ। वेन की हवेली के प्रवेश द्वार पर गश्त कर रहे 2 अंगरक्षक हाई अलर्ट पर थे। वो कौन है? एक अंगरक्षक ने टॉर्च जलाई। दूसरे अंगरक्षक ने कुत्ते को खींचा और जंगल की ओर चल दिया। फुफ, तारांकन, उफ उफ। दोनों अंगरक्षकों को यह भी पता नहीं चला कि क्या हुआ था, इससे पहले कि वे पूरी तरह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ते। आरव धीरे धीरे अंधेरे से बाहर चला गया। वूफ वूफ वूफ। कुत्ते ने भौंकते हुए आरव पर झपट्टा मारा, लेकिन जब वो उछला तो उसने हवा में सफेद पाउडर को सांस में लिया। दोनों अंगरक्षकों की तरह ही वो भी जमीन पर गिर गया। हाँ, शुरुआती स्तर का पाउडर बहुत उपयोगी है। इसका प्रभाव तुरंत होता है। ये तो कमाल है। आरव मुस्कुराया और सामने के दरवाजे की ओर चला गया। उसने कुछ सफेद पाउडर भी सूंघा था, लेकिन उसके पास 7 खजाने की खुशबूदार थैली थी। जहर की यह छोटी सी मात्रा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। आरव ने अपने हाथ में कुछ शुरुआती स्तर का पाउडर पकड़ा हुआ था। सामने के दरवाजे में घुसने के बाद उसने 2 अंगरक्षकों को बेहोश कर दिया। फिर वो हवेली की दीवार की ओर बढ़ गया। उसने अपनी दाहिनी आंख झपकाई और अपनी स्वर्णिम दृष्टि वाली अग्नि नेत्रों को सक्रिय कर दिया। उसकी चारों ओर की दीवारें पपे आ की मात्रा रद्द आधा अर्जुन हो गई। ये सुनिश्चित करने के बाद कि घर सुरक्षित है, आरव सावधानीपूर्वक उसमें घुस गया। शुरू में आरव एक एक करके कमरों की तलाश अर्जुन लेना चाहता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वेन तियांडो एल्डर वेन के बेडरूम में सो रहा होगा। वो जानवर, उसने बिना किसी पश्चाताप के अपने भाई और पिता को मार डाला। एल्डर वेन के शयन कक्ष में सोने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? कैसा बेईमान जानवर है। आरव और भी गुस्से में था। उसने मुट्ठी भर शुरुआती स्तर का पाउडर पकड़ा और दरवाजा खोलने ही वाला था। सबसे पहले वो वेन तियांडो को बेहोश कर देगा और फिर उसे मार देगा। ये जहर नहीं, बल्कि केवल जहर था। उसे अपनी योग्यता के अंत कटने की चिंता नहीं थी। लेकिन ठीक इसी क्षण अचानक आरव को कुछ हल्के कदमों की आवाज सुनाई दी। वो इतना डर गया कि जल्दी से बगल के वॉशरूम में छिप गया। अपनी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों से आरव ने एक औरत को अपनी ओर आते देखा। जिस तरह से उसने कपड़े पहने थे, उससे लगता था कि वो वेन परिवार की नौकरानी होगी। लेकिन उसका चलने का तरीका बहुत अजीब था। ये फिल्मों में दिखाए जाने वाले ज़ॉम्बी जैसा था, बहुत सख्त, और उसने अपने हाथ में रसोई का चाकू पकड़ा हुआ था। आखिर क्या हो रहा है? आरव ने करीब से देखा और हैरान रह गया। आरव को नौकरानी के शरीर पर एक भूतिया नीली छाया साफ दिखाई दे रही थी। यह वैसा ही था जैसा रियामेंग आरव की दादी के पास था। उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा घिनौना था। उसके पूरे शरीर से मौत की आभा निकल रही थी। इस नौकरानी पर भी बुरी आत्मा का साया था। डिंग। शुरुआती स्तर की दुष्ट आत्मा, साधना, तारांकन, स्वास्थ्य, आत्मा रूप, युद्ध शक्ति 100। नेदर स्पिरिट बैटल स्काउटर ने तुरंत निर्णय लिया, इस दुष्ट आत्मा की युद्ध शक्ति बहुत कम है। ये बस एक दुष्ट आत्मा बन गई होगी। यह क्या करने की कोशिश कर रही है? आरव ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। अपनी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों से उसने नौकरानी की हर हरकत पर नजर रखी। नौकरानी ने अपना कठोर हाथ बढ़ाया और बहुत धीरे से वेन तियांडो के कमरे का दरवाजा खोला। कदम दर कदम वो वेन तियांडो के बिस्तर के पास पहुंचा। फिर बुरी आत्मा के वश में होकर उसने अपने हाथ में रसोई का चाकू उठाया और वेन तियांडो के सिर पर वार कर दिया। अरे बाप रे, वो दुष्ट आत्मा वेन तियांडो को मारना चाहती है। आरव की आंखें चौड़ी हो गई और उसका दिल उत्साह से भर गया। दुष्टों के लिए कर्म का यही अर्थ था। वेन तियांडो ने इतने बुरे काम किए थे कि लोग उसे छोड़ेंगे नहीं, भले ही वे भूत बन जाएं। टकराना। लेकिन इस समय वेन तियांडो, जो गहरी नींद में सो रहा था, ने अचानक बिना किसी चेतावनी के मुक्का मार दिया। उसकी गति दासी से 1000 गुना अधिक थी और उसकी ताकत पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। 5000 लड़ाकू शक्ति के साथ उसके घूंसे का बल 2000 पाउंड के बराबर था।
एक दबी हुई आवाज के बाद नौकरानी दीवार से टकरा गई, उसका पेट फट गया और उसके अंदरूनी अंग फर्श पर बिखर गए। कुतिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी हत्या करने की? विन तियानडो उठकर बैठ गया और नौकरानी को ठंडी निगाहों से देखने लगा। खून बहने लगा और नौकरानी की अर्जुन आधा घर ही मृत्यु हो गई। स्वूश! लेकिन इस समय वो, जो पूरी तरह से मृत मानी जा रही थी, ने अचानक अपना चाकू वेन तियानडो पर फेंक दिया। ये बुरी आत्मा है। वेन तियानडो को झटका लगा और उसने रसोई के चाकू को तेजी से पकड़ लिया। वो कई सालों से ड्रैगन सिटी में मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहा था और उसने बहुत सी चीजें देखी थी, इसलिए वो बता सकता था कि लाश क्यों हमला करेगी। भाई रक्त कबूतर, यहाँ एक बुरी आत्मा है, आओ और मेरी मदद करो, वेन तियानडो चिल्लाया और नौकरानी की लाश को घूर कर देखा। ये देखकर कि स्थिति ठीक नहीं है, दुष्ट आत्मा ने जल्दी से नौकरानी की लाश को छोड़ दिया। चूंकि दुष्ट आत्मा केवल अपने से कम युद्ध शक्ति वाले लोगों को ही नियंत्रित कर सकती थी, इसलिए उसके पास भागने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। नीली आत्मा दरवाजे की ओर दौड़ी, लेकिन उसे वापस लौटा दिया गया। लंबे लहराते बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी दरवाजे पर दिखाई दिया। उसने अपनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियों को अपनी दाहिनी आंख पर दबाया और उसके बाएं हाथ में आड़ू की लकड़ी की तलवार थी। तलवार पर 3 पीले ताबीज थे। इसमें कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है, जब तुमने मुझे मुक्का मारा था तब मैं पहले से ही जाग रहा था। यह ब्लड डव था। डिंग, साधना, क्यूई शोधन अवस्था का प्रारंभिक चरण, स्वास्थ्य 6000, युद्ध शक्ति 6000। लानत है, यह आदमी वेन तियानडो से भी अधिक शक्तिशाली है। शौचालय में आरव को झटका लगा। उसने मन ही मन सोचा, वेन तियानडो सिर्फ परिवार की संपत्ति के लिए लड़ने के लिए वापस नहीं आया है, अन्यथा वो ब्लड डव को वापस क्यों लाता? इसके पीछे जरूर कोई साजिश होगी। उसी समय ब्लड डव के बाएं हाथ ने तलवार को 3 बार घुमाया था, जिससे दुष्ट आत्मा महिला लाश के शरीर में वापस चली गई। फिर उसने महिला लाश के सिर पर एक और ताबीज चिपका दिया। तुम मुझे देख सकते हो। दुष्ट आत्मा का चेहरा महिला की लाश पर दिखाई दिया, जो ब्लड डव को भयंकर रूप से घूर रही थी। हे 100 जानवरों के गुट में शामिल होने से पहले मैं ड्रैगन टाइगर माउंटेन के ताववादी के साथ प्रशिक्षण लेता था। तुम मुझसे मिलने के लिए बदकिस्मत हो। ब्लड डव ठहाके लगाकर हंसा। उसने तलवार फिर घुमाई और तलवार पर लगे शेष 2 ताबीज जलने लगे। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। मैं बदला लेना चाहता हूँ, मैं बदला लेना चाहता हूँ। दुष्ट आत्मा उन्मादपूर्ण ढंग से चिल्लाए। ब्लड डव ने इस पर कान नहीं लगाया। उसने धीरे धीरे पीचवुड स्वॉर्ड को घुमाया, जैसे कि वो कोई अनुष्ठान कर रहा हो। आरव ने अपने सामने घटित हर घटना को स्पष्ट रूप से देखा। दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। वो दुष्ट आत्मा वेन तियानडो को मारना चाहती है। इसका मतलब है कि वो मेरा दोस्त है। मैं उसे बचाने जा रहा हूँ। सौभाग्य से मेरे पास स्पिरिट केज है, मैं इसे सुरक्षित रख सकता हूँ। आरव ने पहले ही अपना मन बना लिया था। उसने अपने खजाने से आत्मा पिंजरा निकाला। यह एक काले रंग का धातु का कंटेनर था जो धूपबत्ती जैसा दिखता था। इस पर 9 खोपड़ियां बनी हुई थी और यह एक डरावनी आवाज दे रही थी। यह स्पष्ट रूप से नरक से आई कोई वस्तु थी। मुझे अवश्य सफल होना चाहिए। आरव ने अपने बाएं हाथ से स्पिरिट केज को पकड़ लिया और दाहिने हाथ में सारा पाउडर पकड़ लिया। बुरी आत्मा, भाड़ में जाओ। ब्लड डव ने पहले ही अनुष्ठान पूरा कर लिया था। पीचवुड तलवार प्रज्वलित हो गई थी और वह एक वार से बुरी आत्मा को मारने वाला था। देखना, एक उड़न तश्तरी। इसी समय उसके पीछे से किसी ने चिल्लाकर कहा। ब्लड डव ने अनजाने में पलटकर देखा और मुट्ठी भर पाउडर उसके चेहरे पर गिरा। उसकी आंखें पीछे की ओर मुड़ गईं और वो जमीन पर गिर पड़ा। ठीक इसी तरह 6000 लड़ाकू शक्ति वाले एक कुलीन को आरव शियाओबे ने हरा दिया। ये तो बहुत बेवकूफी थी। आप कौन हैं? वेन तियानडो को झटका लगा और उसने अपनी सांस रोक ली। उसकी आंखें बाज की तरह तेज थीं। उसकी नजर आरव पर टिकी थी। शोकग्रस्त 100 जानवरों के गुट में वेन तियानडो का उपनाम यही था। मांसपेशियों, हड्डियों और त्वचा का बाह्य प्रशिक्षण, क्यूई का आंतरिक प्रशिक्षण। जो अभिजात वर्ग क्यूई शोधन चरण तक पहुंच गए हैं, उनके पास क्यूई की एक लंबी और निरंतर धारा होगी। वेन तियानडो ने अपनी सांस रोक ली। पाउडर से उस पर कोई असर नहीं होगा। क्यूई के संचार के कारण उसे थोड़े समय के लिए घुटन से कोई असर नहीं होगा। ये देखकर कि आरव उसका जवाब नहीं देने वाला, वेन तियानडो ने हमला कर दिया। फुट तारानकन उसने एक मुक्का मारा। उसके मुक्के से निकली हवा भयानक थी। 2000 पाउंड का बल। भले ही आरव अगले स्तर पर पहुंच गया था, लेकिन वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन आरव ने अपनी सुनहरी निगाहों वाली उग्र आंखों का इस्तेमाल ये देखने के लिए किया था कि वेन तियानडो और ब्लड डो कहां खड़े थे। ये चीट कोड के साथ गेम खेलने जैसा था। आरव ने पहले ही अपने प्रतिद्वंदी की चाल का अनुमान लगा लिया था। उसने वेन तियानडो पर मुट्ठी भर पीला पाउडर फेंका। यह आज उसने बनाया हुआ दूसरा पाउडर था, अजय खुजली वाला पाउडर। ओह खुजली, ये बहुत गुदगुदाने वाला है। वेन तियानडो ने सोचा कि जब तक वो अपनी सांस रोके रखेगा तब तक वो ठीक रहेगा। उसे नहीं पता था कि अजय खुजली पाउडर के लिए उसे सांस लेने की जरूरत नहीं है, यह उसकी त्वचा को छूते ही काम करना शुरू कर देगा। वो अभी सो रहा था। उसने सिर्फ एक जोड़ी अंडरवियर पहना हुआ था। उसके शरीर का हर हिस्सा असहनीय खुजली से भर गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पर अनगिनत चींटियां रेंग रही हो। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अनगिनत मच्छरों ने काट लिया हो। यदि वो खुजलाए नहीं तो खुजली से मर जाएगा। अगर वो खुजलाएगा तो रुक नहीं पाएगा। वेन तियानडो की मुट्ठी बीच में ही रुक गई। इतनी खुजली हो रही थी कि वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके हाथ पागलों की तरह उसके शरीर को खरोंच रहे थे। थोड़ी देर बाद उसका शरीर खून से लथपथ खरोंचों से भर गया। आरव को उसकी परवाह करने का समय नहीं मिला। वो जल्दी से चला गया और लाश के सिर पर लगा ताबीज फाड़ दिया। अचानक नीली आत्मा बाहर निकल आई। उसे आरव की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वो भागना चाहती थी। रखना। आरव ने जल्दी से आत्मा पिंजरा खोला। ब्लड डू द्वारा पीटे जाने के बाद दुष्ट आत्मा बहुत कमजोर हो गई थी। उसमें कोई प्रतिरोध नहीं था। उसे स्पिरिट केज में खींच लिया गया।
मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो, मुझे बदला चाहिए। बदला? दुष्ट आत्मा पागलों की तरह दहाड़ने लगी। आरव ने जल्दी से ढक्कन वापस लगा दिया, तभी तीखी चीख बंद हुई। बुरी आत्माओं में कोई विवेक नहीं होता, उनकी चेतना बुरे विचारों द्वारा नियंत्रित होती है। जब मैं इसकी बुराई को शुद्ध करने का कोई रास्ता खोज लूंगा तभी मुझे पता चलेगा कि यह वास्तव में कौन है और वेन तियांडो के साथ इसका किस प्रकार का द्वेष है। आरव ने आत्मा पिंजरे को अपने खजाने की पेटी में रखा और उसकी पीठ वेन तियांडो की ओर थी। फिर उसने धीरे से अपना दाहिना हाथ उठाया और अराजकता तलवार सार के साथ वेन तियांडो के जीवन को समाप्त करना चाहा। लेकिन इस समय अपनी अग्नि और स्वर्ण जैसी आंखों से उसने अचानक एक मांसल आकृति को अपनी ओर आते देखा। अच्छा नहीं है, ये पागल शेर है। आरव को यह जानकारी जिंग फेई से मिली थी। स्वाभाविक रूप से वो जानता था कि वो व्यक्ति कौन था। डिंग, साधना, शारीरिक अवस्था का बाद का चरण, स्वास्थ्य 1300, युद्ध शक्ति 1300। इस व्यक्ति की ताकत उस जहरीली मधुमक्खी से भी अधिक थी जो पहले मर चुकी थी। भले ही वो वेन तियांडो को मारने के बहुत करीब था, लेकिन कैओस स्वॉर्ड एसेंस आरव का सबसे बड़ा रहस्य था। वो इसे किसी और को नहीं दिखा सकता था। सुरक्षित रहने के लिए उसने तुरंत अपना हाथ वापस खींच लिया, पलटा और खिड़की की चौखट पर पहुंचा। अर्जुन शाह तोड़कर वो सीधे बगीचे में कूद गया। वरिष्ठ भाई, क्या हो रहा है? कुंग अर्जुन की गति बहुत तेज थी। जब उसने बेडरूम की स्थिति देखी तो वो चौंक गया। पीछा करो, पीछा करो, वेन तियांडो मुश्किल से चिल्लाया। उसके हाथ अभी भी बेतहाशा खुद को खुजला रहे थे। कोई व्यक्ति, कुंग अर्जुन ने गुस्से से चिल्लाकर नौकरों से गंदगी साफ करने को कहा। आरव की तरह वो भी सीधे बालकनी से कूद गया। कुंग अर्जुन की सेहत आरव से कहीं ज्यादा मजबूत थी और उसकी रफ्तार भी काफी तेज थी। हालांकि वो एक कदम पीछे था, फिर भी उसने जल्दी ही आरव को पकड़ लिया। काय चूहे, तुम्हें क्या लगता है तुम कहां जा रहे हो? कुंग अर्जुन गुस्से से चिल्लाया और एक ही बड़े कदम में वो पहले से ही आरव के सामने था। अरे! आरव का दिल दहल गया। उसके सामने दुश्मन बहुत शक्तिशाली था, उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। बेशक, हालांकि वो घबराया हुआ था, उसकी मनस्थिति पहले से ही बहुत स्थिर और परिपक्व थी। उन्होंने शांतिपूर्वक ड्रैगन क्यू का मार्गदर्शन किया और कुंग अर्जुन की हर गतिविधि पर ध्यान केंद्रित किया। यदि कुंग अर्जुन ने कोई कमजोरी दिखाई तो कैओस स्वॉर्ड एसेंस उसे सबक सिखाएगा। अपना मुखौटा उतारो और मुझे अपना नाम बताओ। मैं नामहीन चूहों को नहीं मारता, कुंग अर्जुन ने अहंकार से कहा। तुम मेरा नाम जानना चाहते हो? पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। आरव ने समय खरीदने की पूरी कोशिश की। हम तुम्हें हराना कितना मुश्किल है। आपकी गति को देखकर मैं कह सकता हूं कि आप मुझसे अधिक शक्तिशाली नहीं हैं। कुंग अर्जुन की नजर खराब नहीं थी और उसका फैसला बहुत सटीक था। उसने पूरे आत्मविश्वास से कहा, मैं तुम्हें 10 चालों से भी कम समय में हरा दूंगा। ये कहकर उसने अपनी कमर से एक खंजर निकाला जो ठंडी रोशनी से चमक रहा था। रात के अंधेरे में चाकू से जानलेवा आभा निकल रही थी। यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि इस चाकू ने बहुत से लोगों की जान ली है। आपके पास हथियार है, मुझे भी हथियार चाहिए। यह उचित नहीं है, आरव ने ऊंची आवाज में कहा। क्या यहाँ कोई ऐसा हथियार है जिसका तुम उपयोग कर सकते हो? अगर नहीं तो फिर यह मेरा कोई काम नहीं है। कुंग अर्जुन निडरता से मुस्कुराया। उसे आरव को हथियार चुनने देने में कोई आपत्ति नहीं थी। यह वेन परिवार का बगीचा था और चारों ओर केवल फूल और पेड़ थे। मुझे एक बांस चाहिए। आरव की नजरें केंद्रित हो गई और वो एक तरफ भाग गया। उसने एक बांस तोड़ा, उसके पत्ते छीले और उसे बांस की छड़ी में बदल दिया। चूंकि उसके पास कैओस स्वॉर्ड एसेंस का उपयोग करने का अवसर नहीं था, इसलिए लुओहान की छड़ी ही आरव के लिए अपनी लड़ाकू शक्ति बढ़ाने का एकमात्र तरीका था। मरना, ये देखकर कि आरव तैयार है, कुंग अर्जुन ने अपना चाकू घुमाया और आरव पर हमला कर दिया। कुंग अर्जुन की साधना आरव से अधिक थी। उसकी गति बहुत तेज थी और उसकी ताकत भी बहुत मजबूत थी। जब वो आरव पर हमला करता था तो वो खरगोश पर झपटने वाले शेर की तरह होता था। बहुत शक्तिशाली। आरव का दिल धड़कना बंद हो गया। ये जीवन और मौत की लड़ाई थी। तारानकन फुह, तारानकन। ये देखकर कि कुंग अर्जुन उसके बहुत करीब था, आरव ने उस पर मुट्ठी भर अजय खुजली वाला पाउडर छिड़क दिया। तुमने खुद को शर्मिंदा करने के लिए ऐसे तुच्छ कौशल का उपयोग करने की हिम्मत कैसे की? पागल शेर ने तिरस्कारपूर्वक उपहास किया। उसने अपने दाहिने हाथ से चाकू घुमाया और हवा के झोंके ने खुजली वाला पाउडर उड़ा दिया। उसी समय वो कुंग अर्जुन से 3 मीटर दूर चला गया। इस मुट्ठी भर अजय खुजली पाउडर ने उसे बिल्कुल भी छुआ नहीं। तारानकन फुह, तारानकन। हालांकि इस समय हरी बांस की छड़ पहले से ही क्षैतिज रूप से उसके सिर की ओर बढ़ रही थी। स्पष्टतः यह आरव की योजना थी। खुजली वाले पाउडर ने कुंग अर्जुन का ध्यान आकर्षित किया। फिर उसने कुंग अर्जुन पर बांस की छड़ी घुमाई। उसकी योजना बहुत सटीक थी। यदि वो कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसका सिर अवश्य ही फट जाता। दुर्भाग्य से आरव का दुश्मन कुंग अर्जुन था। कुंग अर्जुन की गति और ताकत आरव से ज्यादा थी। उसने अपना बायां हाथ उठाया और बांस की छड़ी पकड़ ली। उसने अपने दाहिने हाथ में चाकू घुमाया और बांस की छड़ी आधी कट गई। काय, तुम बहुत कमजोर हो। हा हा हा, कुंग अर्जुन अहंकार से हंसा। यह सही है, मैं मानता हूं कि मेरी साधना तुम्हारी साधना से कमजोर है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी हथेली में कुछ गड़बड़ है? मेरी हथेली? पागल शेर दंग रह गया। शायद यह उसकी हथेली पर पड़े कठोरपन की वजह से था। उसकी प्रतिक्रिया धीमी थी। खुजली, बहुत खुजली हो रही है। क्या तुमने क्या किया? उसकी बाईं हथेली में खुजली असहनीय हो गई थी। पागल शेर ने अपनी कृपान जमीन पर फेंक दी और उसे खुजलाने लगा। हे, यह मेरी छोटी सी तरकीब है, अच्छा लग रहा है ना? आरव हंसा। पता चला कि जब वो हरे बांस के पत्ते छील रहा था तो उसने चुपके से बांस की छड़ी पर खुजली वाला पाउडर लगा लिया था। यह एक जाल के भीतर जालों की एक श्रृंखला थी। पागल शेर का असली उद्देश्य बांस की छड़ी को अपने हाथ से रोकना था। पागल शेर के बाएं हाथ में खुजली हो रही थी। उसे बांस की छड़ी को खुजलाने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल करना पड़ा। उसका बायां और दायां हाथ चला गया था। चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, ये बेकार था। बेवकूफ, ये लो। आरव ने खुद को नहीं रोका।
उसने टूटी हुई बांस की छड़ी उठाई और पागल शेर के चेहरे पर मारना शुरू कर दिया। आउच, आउच, दर्द हो रहा है। पागल शेर पिटाई से दर्द से चिल्लाया। उनका स्वास्थ्य तो अच्छा था ही, आरव 1000 लड़ाकू शक्ति वाले कुलीन व्यक्ति भी थे। प्रत्येक प्रहार का बल लगभग 400 पाउंड था। जब छड़ी मांस पर लगी तो वो कोई साधारण दर्द नहीं था। थोड़ी देर बाद पागल शेर बुरी तरह पिट गया। उसके दिमाग में बस एक ही ख्याल था, भागो। पागल शेर दर्द और खुजली सहन करते हुए हवेली की ओर भागा। क्या तुम अभी मुझे मारना नहीं चाहते थे? अब तुम्हारे भागने के लिए बहुत देर हो चुकी है। आरव ने एक हाथ से ताकत लगाई और बांस की छड़ी को आगे बढ़ाया। ड्रैगन की मान पर हमला का उन्नत संस्करण। पफ, तारानकन एक धीमी आवाज के साथ पागल शेर के गुलदाउदी को बांस की छड़ी से छेद दिया गया। छड़ी का मांस में घुसना जरूरी था। इस बार बांस की छड़ी पर खुजली वाला पाउडर बहुत ज्यादा था। आउच, आउच, पागल शेर पीड़ा से चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके गुदाद्वार को चीर दिया गया हो। वहां असहनीय खुजली भी हो रही थी। उसने अपने हाथ से अपने गुदा को खुजलाया। ये किसी गाने के बोल जैसा था, टूटा हुआ गुदा। इस तरह की खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन से पागल शेर को इतना अच्छा महसूस हुआ कि वो बादलों तक उड़ सकता था। तलवार, चलो। आरव पागल शेर को पीड़ित नहीं देखना चाहता था। उसने चिल्लाया और अराजकता तलवार सार उड़ गया और पागल शेर के दिल को छेद दिया। यह उसके हृदय में रुककर उसकी क्यूई और रक्त को अवशोषित कर लेता है। डिंग, डिंग, आपने एक खलनायक को खत्म कर दिया है। आपको 1000 मेरिट पॉइंट मिले हैं। डिंग, आपके वर्तमान योग्यता अंक 2287 है। अगले स्तर पर जाने के लिए आपको 7713 योग्यता अंक चाहिए। डिंग, परोपकारी, आकर्षण जोड़ 200, भाग्य जोड़ 200, एक और अधिसूचना ने द स्पिरिट बैटल स्काउटर से आए। लेकिन आरव ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो कैओस स्वॉर्ड एसेंस में हो रहे बदलावों को महसूस करने पर केंद्रित था। वेन तियानडो खुजली वाले पाउडर को धो सकता था और किसी भी समय हमला कर सकता था। आरव मैडलान को इसलिए हरा सका क्योंकि उनके बीच शक्ति का अंतर इतना बड़ा नहीं था। हालांकि आरव के पास वेन तियानडो के खिलाफ जीतने का कोई मौका नहीं था। आरव ने कैओस स्वॉर्ड एसेंस को याद किया और रक्तसार को निगलने के तुरंत बाद वेन परिवार की हवेली छोड़ दी। फिर जिंगफी ने उन्हें एक साथ शपे ए की मात्रा पे अ की मात्रा आधा गा अर्जुन जिन्युआन वापस भेज दिया। ये रात्रि यात्रा खतरनाक से अधिक कठिन थी। मैंने एक शक्तिशाली दुश्मन को मार डाला, वेन तियानडो का ख्याल रखा और यहाँ तक कि एक बुरी आत्मा को भी बचाया। इस यात्रा को एक फलदायी यात्रा माना जा सकता है। आरव अपने चेहरे पर संतुष्ट मुस्कान लिए आरामदायक सोफे पर बैठ गया। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने 100 जड़ी बूटियों की औषधि की एक बोतल पी ली और प्रशिक्षण शुरू कर दिया। जिस रात रिया को ले जाया गया था उस रात से ही आरव ने तय कर लिया था कि जब तक उसके पास 100 जड़ी बूटियों का पर्याप्त पोषण रहेगा वो सोना छोड़ देगा। वो इस समय का उपयोग जितना हो सके उतना कठिन प्रशिक्षण के लिए करेगा। उसका विश्वास और भी मजबूत होता जा रहा था। शक्ति ही उसकी इच्छा थी। वो इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। रात शांत थी। अगले दिन जिंग फेई ने आरव के लिए नाश्ता खरीदा। आरव नाश्ता करते हुए ग्रुप चैट पढ़ रहा था। उसने सांजांग के लिए एक संदेश भी छोड़ा था कि वो उससे पूछे कि दुष्ट आत्मा को कैसे शुद्ध किया जाए। सांजांग ने मेरे संदेशों का जवाब क्यों नहीं दिया? क्या वो अभी भी सो रहा है? आरव की पढ़ने की गति को केवल पागलपन ही कहा जा सकता है। उसने कुछ ही समय में समूह चैट पढ़ना समाप्त कर दिया। अभी भी बहुत सारा नाश्ता बचा हुआ था। फिर उन्होंने स्कूल फोरम खोला। आश्चर्य की बात नहीं कि फोरम का मुख्य पृष्ठ अभी भी उनके बारे में संदेशों से भरा हुआ था। उनके प्रशंसक क्लब में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 10,000 से अधिक हो गई थी। इसे स्क्रॉल करने के बाद इसमें कोई उपयोगी सामग्री नहीं थी। अचानक आरव को याद आया कि उसका अभी भी वीबो अकाउंट है। लॉग इन करो और देखो कि क्या मुझे कोई नया फॉलोअर मिला है। आरव ने वीबो का इस्तेमाल तभी सीखा जब वो यूनिवर्सिटी में दाखिल हुआ। उसके केवल 30 से ज्यादा फॉलोअर्स थे और वे सभी उसके दोस्त थे जो उसे फॉलो करते थे। आज जैसे ही उसने लॉग इन किया तो वो दंग रह गया। 10 मिलियन, क्या बकवास है। 20,033 अनुयायी, ये तो स्वर्ग के विरुद्ध जा रहा है। आरव अपना मुंह खोले स्क्रीन को देखता रहा। पहले के दिनों में कुछ वेबो फॉलोअर्स बढ़ाना आसान नहीं था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि 2 दिन में ही उनके 20,000 फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे और यह संख्या लगातार बढ़ रही थी। अजीब बात है, मेरे प्रशंसक विश्वविद्यालय से होने चाहिए और मेरे प्रशंसक क्लब में केवल 10,000 अनुयायी है। वीवो पर मेरे 20,000 अनुयायी क्यों हैं? आरव हैरान था। उसने पेज के दाईं ओर ट्रेंडिंग टॉपिक लिस्ट पर नजर डाली। पहला ट्रेंडिंग विषय एक सेलिब्रिटी की पत्नी द्वारा अपने मैनेजर को धोखा देने के बारे में था। यह घटना हाल ही में काफी चर्चा में रही थी। कुत्ते के साथ इस बेशर्मी भरे कृत्य पर पूरे देश में नेटिजन्स ने हमला किया था। यहाँ तक कि आरव, जिन्हें मनोरंजन उद्योग की परवाह नहीं थी, ने भी पोस्ट को लाइक किया और सेलिब्रिटी का समर्थन किया। दूसरा ट्रेंडिंग विषय ओलंपिक खेलों के बारे में था। ओलंपिक खेल जल्द ही होने वाले थे। ओलंपिक खिलाड़ियों की हर गतिविधि पर पूरे देश की नजर थी। ओलंपिक खेलों की सहायता से निम्नलिखित विषयों में से आधे खेल से संबंधित थे। अंतिम विषय था ग्रीन वाइन सिटी की ट्रैक और फील्ड जीनियस, आरव शियाओबेई। क्या बकवास है, मैं अब ट्रेंडिंग टॉपिक पर हूँ। आरव को जो ध्यान मिल रहा था उससे वो अभिभूत था। उसने तुरंत विषय पर क्लिक किया। अधिकांश सामग्री स्कूल फोरम जैसी ही थी, लेकिन वेबो की मदद से ध्यान काफी बढ़ गया। 20,000 अनुयायियों में से 10,000 उनके फैन क्लब से थे, कुछ हजार ग्रीन वाइन सिटी से थे और कुछ हजार अन्य शहरों से थे। शुरू में आरव ने सोचा कि ये प्रशंसक केवल इसलिए उन पर ध्यान देते हैं क्योंकि उन्हें खेल पसंद है। हालांकि कुछ टिप्पणियां पढ़ने के बाद आरव को उलझन होने लगी। यह वीबो बहुत खास है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है, लेकिन मैं वास्तव में इसका अनुसरण करना चाहता हूँ। दिलचस्प वीबो, इसे फॉलो करें। एक बहुत ही आकर्षक ब्लॉगर, इसका अनुसरण करें। आरव ने अपना सिर झुकाया और बहुत देर तक सोचा, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि इस वीबो में ऐसी क्या खास बात थी जो लंबे समय से इस्तेमाल नहीं की गई थी। इसमें इतना दिलचस्प क्या था? आकर्षण क्या था?
आकर्षण, यह आकर्षण है। अचानक आरव की आंखें चमक उठी। कल रात किलर बी और मैडलान की हत्या ने आरव के आकर्षण को बहुत बढ़ा दिया था। आकर्षण से किसी व्यक्ति के लिए दूसरों का विश्वास और स्नेह प्राप्त करना आसान हो सकता है। मनोरंजन उद्योग में कुछ ऐसे सेलिब्रिटी भी थे जो दिखने में बहुत अच्छे नहीं थे, कुछ को तो बदसूरत भी कहा जा सकता था, लेकिन अपने अनोखे आकर्षण से वे बहुत सारे वफादार प्रशंसक पाने में कामयाब रहे। हाँ, ऐसा लगता है कि मुझ में भी इंटरनेट सेलिब्रिटी बनने की क्षमता है। आरव मुस्कुराया, अपना सेलफोन निकाला, अपने नाश्ते की तस्वीर ली और उसे वेबो पर पोस्ट कर दिया। सोफा तुरंत छीन लिया गया। इसके बाद टिप्पणियां, रिपोस्ट, लाइक और अन्य सभी प्रकार के आंकड़े बेतहाशा बढ़ गए। लानत है, मैं वास्तव में एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हूँ। इंटरनेट सेलिब्रिटी होने का मतलब है कि आप एक इंटरनेट सेलिब्रिटी हैं। आजकल इंटरनेट सेलिब्रिटी एक उभरते हुए सितारे बन गए हैं। उन्हें गाने या फिल्मों में अभिनय करने की जरूरत नहीं है, उन्हें प्रतिभाशाली होने की भी जरूरत नहीं है। जब तक वे इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं, एक प्रसिद्ध इंटरनेट सेलिब्रिटी को करोड़ों प्रशंसक मिल सकते हैं। किसी पालतू जानवर की तस्वीर को हजारों लाइक मिल सकते हैं। एक प्यारे से मुंह वाली सेल्फी लाखों प्रशंसकों को दीवाना बना सकती है। सेलिब्रिटी की हर हरकत प्रशंसकों का ध्यान आकर्षित करेगी। हर मुस्कान और हर भाव प्रशंसकों के दिलों को छू सकता है। बस इसके बारे में सोचकर मुझे अच्छा महसूस होता है। इस समय आरव को यही महसूस हुआ। बची हुई आधी भाप से पकी रोटी और सादे सफेद दलिया का एक कटोरा, जो देखने में बहुत आकर्षक नहीं लग रहा था, को कुछ ही मिनटों में हजारों बार पुनः पोस्ट किया गया और टिप्पणियां प्राप्त हुई। और यह संख्या अभी भी बढ़ रही थी। हाँ, सेलिब्रिटी बनना अच्छा लगता है। आरव ने अपना सेलफोन पकड़ा और कल्पना करने लगा, जब मेरे पास ज्यादा प्रशंसक होंगे तो क्या कोई कंपनी विज्ञापन शूट करने के लिए मुझे ढूंढेगी? क्या कोई निर्देशक होगा जो मुझे फिल्म में अभिनय करने के लिए चुनेगा? क्या कोई ऐसा होगा जो मेरे लिए गीत लिखेगा और मुझे संगीत कार्यक्रम देगा? वाह। डिंग। अचानक आरव का सेलफोन वाइब्रेट हुआ। तांग सांजांग। हाय भगवान आरव, यदि आप किसी दुष्ट आत्मा को शुद्ध करना चाहते हैं तो आपको मेरी तलाश करनी चाहिए। इस गरीब भिक्षु के पर्पल गोल्ड मेडिटेशन स्टाफ की कीमत प्रतिदिन 998 थ्री रियल्स मेरिट पॉइंट है और इसके साथ एक निःशुल्क धर्म अनुष्ठान भी आता है। आरव, मैं इसे किराए पर नहीं देना चाहता। पसीना बहाते हुए, मैं एक दुष्ट आत्मा को शुद्ध करना चाहता हूँ। इसमें बहुत सारे बुरे विचार नहीं है। बैंगनी सुनहरे कर्मचारी का उपयोग करना एक कसाई के चाकू का उपयोग करके मुर्गे को मारने जैसा है। तान सांजांग, मैं समझ गया। तो मैं आपको एक वज्र बोधि कंगन की सलाह देता हूँ जिसे मैंने खुद पवित्र किया और संरक्षित किया, साथ ही एक मोक्ष शास्त्र भी। मात्र 998 योग्यता अंक प्राप्त करके आप इन 2 खजानों को अपने घर ला सकते हैं। आरव को वाक्य के अंतिम भाग से झटका लगा। मैं अभी अभी इंटरनेट सेलिब्रिटी बन गया हूँ। 998 मेरिट पॉइंट्स का भुगतान करने के बाद मेरा आकर्षण बहुत कम हो जाएगा। आरव इस बात से खुश नहीं था, लेकिन अगर मैं पुण्य अंक नहीं चुकाता तो मैं उस दुष्ट आत्मा को शुद्ध नहीं कर सकता। उसे इस तरह बंद करके रखना कोई समाधान नहीं है। इसे भूल जाओ। मैं भविष्य में और अधिक योग्यता अंक अर्जित कर सकता हूँ। मुझे पहले वे 2 खजाने खरीदने चाहिए। मैं उनका उपयोग करने के बाद उन्हें फिर से उपयोग कर सकता हूँ। आरव ने कुछ देर सोचा और तांग सांजांग को योग्यता अंक भेज दिए। डिंग। 998 योग्यता अंक काटे गए। आकर्षण -100, भाग्य -100। आरव को जब ये सूचना मिली तो उसका दिल दुख गया। यह वही मेरिट पॉइंट थे जिन्हें उसने अपनी जिंदगी से बदल दिया था। आरव, गुरुजी, मास्टर सांजांग, मैंने आपको पहले ही योग्यता अंक भेज दिए हैं। आप मुझे प्रार्थना की माला और शास्त्र क्यों नहीं भेजते? जुवान सॉन्ग, मैं अभी अपनी सुबह की क्लास कर रहा हूँ। भगवान आरव, 3 घंटे तक मेरा इंतजार करो। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मैं तुम्हारी बहन का इंतजार करूंगा। आरव इतना क्रोधित हुआ कि उसे लगभग खून की उल्टी आ गई। उन्होंने 998 थ्री रियल्स मेरिट पॉइंट्स का भुगतान करने का दर्द सहन किया था, फिर भी हवेन सॉन्ग चाहते थे कि वे 3 घंटे तक इंतजार करें। इस तरह की बिक्री के बाद की सेवा निश्चित रूप से एक बुरी समीक्षा थी। क्या वहां पर कोई सुबह का व्यायाम है ना? मैंने तुमसे ऐसा करने को कहा था। आरव ने जितना ज्यादा इस बारे में सोचा उतना ही ज्यादा गुस्सा आया, इसलिए वो एक लोकप्रिय वेबसाइट पर गया। होम पेज सभी प्रकार की लड़कियों से भरा हुआ था। एक शाही बहन, एक पत्नी और एक छोटी सी लोली, मोजे, वर्दी, ट्रांसवेस्टिज्म, जहां तक आप सोच सकते हैं इस वेबसाइट पर वो सब मौजूद है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ज्यादातर लड़कियों को कोई भी कपड़े पहनना पसंद नहीं था। आरव ने जल्दी से 3 सबसे हॉट और सेक्सी तस्वीरें चुनी और उन्हें जुवान सॉन्ग को भेज दिया। हुवेन सॉन्ग, अमिताभ, मैंने पाप किया है। भगवान आरव, आप क्या कर रहे हो? आरव, जल्दी करो और मुझे तस्वीरें भेजो, अगर नहीं तो मैं ये सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम अपनी सुबह की क्लास नहीं कर पाओगे। मुझे दोष मत दो कि मैंने तुम्हें चेतावनी नहीं दी। मेरे पास और भी कामुक और हिंसक तस्वीरें हैं। हुवेन सॉन्ग, क्या? 3 आश्चर्यचकित इमोजी, मेरे पास अधिक कामुक और हिंसक चित्र है। क्या आप इस दरिद्र भिक्षु को कुछ और भेज सकते हैं? ब्लग। आरव ने जब जवाब देखा तो वो लगभग जमीन पर गिर पड़ा। क्या ये गंजा गधा विकृत है? क्या ये थोड़ा ज्यादा विनाशकारी नहीं है? हुवेन सॉन्ग, भगवान आरव, कृपया मुझे गलत मत समझो। मैं चाहता हूं कि ये तस्वीरें मेरे बुद्ध के हृदय को प्रशिक्षित करें और सुंदरता के प्रलोभन का विरोध करें। ये भी मेरे प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। आरव, मुझे यह मत दो। मुझे जो चीजें चाहिए वे अभी भेजो। डिंग, बधाई हो, तुमने हुवेन सॉन्ग से एक लाल गिफ्ट छीन लिया है। तुम्हें किनकान बोधि कंगन मिला है। इसे तुम्हारे खजाने के बक्से में रखा गया है। डिंग, बधाई हो, तुमने जुवान सॉन्ग से एक लाल लिफाफा छीन लिया है। तुम्हें एक मुक्ति शास्त्र मिला है। इसे तुम्हारे खजाने के बक्से में रखा गया है। ये तो ठीक है। आरव ने अपने होंठ भींचे। हुवेन सॉन्ग, भगवान आरव, क्या आप मुझे कुछ और तस्वीरें भेज सकते हैं? आरव, नहीं, मैं नहीं कर सकता। हुवेन सॉन्ग, क्यों? आरव, ये तस्वीरें पाना बहुत मुश्किल है। रंगीन, हाई डेफिनेशन, कोई वोड़े नहीं। मुझे उन्हें पाने के लिए बहुत प्रयास करना होगा।
हुवेन सॉन्ग, मैं आमतौर पर जो कामुक तस्वीरें देखता हूँ उनकी तुलना में ये तस्वीरें वास्तव में दुर्लभ है। भाड़ में जाओ, ये बेवकूफ कामुक तस्वीरें देखता है, वो निश्चित रूप से एक विकृत व्यक्ति है। आरव का विश्व दृष्टिकोण बर्बाद हो गया। हुवेन सॉन्ग, हे भगवान आरव, कृपया मुझे गलत मत समझिए, मैं वास्तव में अपने बुद्ध हृदय को प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। आरव, मुझे इसकी परवाह नहीं कि आप ऐसा क्यों करते हैं, सिर्फ 998 रुपये देकर आप कामुक तस्वीरों का एक सेट घर ला सकते हैं। हुवेन सॉन्ग, क्या 998? ये बहुत महंगा है। आरव, क्षमा करें, मैं आपके साथ सौदा नहीं करना चाहता, मैंने यह आपसे सीखा है, इसे अपनाओ या छोड़ दो। हुवेन सॉन्ग, डिंग, बधाई हो, तुमने जुवान सॉन्ग से एक लाल लिफाफा छीन लिया है, तुम्हें 998 मेरिट पॉइंट मिले हैं, इसे तुम्हारे खजाने में जमा कर दिया गया है। हम व्यापार में मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करो, तुम अभी भी बहुत छोटे हो। आरव ने शैतानी मुस्कान के साथ कुछ कामुक तस्वीरें ली और उन्हें जुवान सॉन्ग को भेज दिया। हुवेन सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद भगवान आरव, अब मैं प्रशिक्षण के लिए एकांत में जाऊंगा, बाद में बात करते हैं। आरव को इस बात की परवाह नहीं थी कि वो वास्तव में प्रशिक्षण लेने जा रहा है या कुछ शर्मनाक काम करने जा रहा है। उसने अपने खजाने की संदूक में योग्यता अंक सक्रिय कर दिए। डिंग, बधाई हो, आपको 998 मेरिट अंक मिले हैं। डिंग, आपके वर्तमान योग्यता अंक 2287 है। अगले स्तर पर जाने के लिए आपको 7713 अंक चाहिए। डिंग, सुपर परोपकारी, आकर्षण जोड़ 200, भाग्य जोड़ 200। हाँ, भाई का आकर्षण वापस आ गया है। ये हवेनसांग के 2 खजानों के बदले कुछ कामुक चित्रों का आदान प्रदान करने जैसा है। बहुत बढ़िया। आरव कान से कान तक मुस्कुराया, उसे अभी बहुत अच्छा लग रहा था। फिर उसने अपने खजाने से आत्मा पिंजरा, किंग कान बोधि कंगन और प्रायश्चित ग्रंथ निकाला। किसी बुरी आत्मा को भगाने के लिए व्यक्ति को बौद्ध यंत्र की शुद्ध यान शक्ति का उपयोग करना चाहिए तथा बुरी आत्मा को शुद्ध करने के लिए शास्त्र का जाप करना चाहिए। भले ही आरव कोई भिक्षु नहीं था, लेकिन किंकान बोधि ब्रेसलेट को खुद जुवान सॉन्ग ने अर्जुन आधार अवपेया की मात्रा दे दिया था। यह एक निम्न स्तर की दुष्ट आत्मा से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक था। वो एक हाथ से पुस्तक पलट रहा था और दूसरे हाथ से प्रार्थना की माला हिला रहा था। आरव ने आत्मा पिंजरे से धर्मव्रत का जाप करना शुरू कर दिया। नेदर स्पिरिट बेटलिस्काउटर के माध्यम से वो स्पिरिट केज से काले धुएं के गुबार उठते देख सकता था। तामसिक आत्माएं और बुरी आत्माएं, जब वे जीवित थे तब उनका जुनून इतना गहरा था कि वे मरने के बाद भी अपनी नाराजगी नहीं छोड़ सके। यदि वे पाताल लोक में प्रवेश न करते तो पुनर्जन्म के चक्र में नहीं पड़ते। उन्होंने पुनर्जन्म का मौका छोड़ दिया और मानव दुनिया में रहने और बदला लेने के अवसर के बदले में अपने दिलों को बुरी आत्माओं के लिए बलिदान कर दिया। दुष्ट आत्माओं में कोई चेतना नहीं होती, वे जीवित रहते हुए ये भी नहीं जानते थे कि वे कौन है। उनके दिलों में केवल एक ही चीज थी, नफरत। इस दुष्ट आत्मा को पूरी तरह से शुद्ध करने की प्रक्रिया लंबी होगी। पूरी सुबह बीत चुकी थी और आत्मा पिंजरे में मौजूद बुरी आत्माएं वापस सामान्य आत्माओं में नहीं बदली थी। लगभग दोपहर हो चुकी थी। आरव को एक फोन आया जिसने उसे चौंका दिया। उसने अपना काम छोड़ दिया और गाड़ी चलाकर उस जगह पर पहुंच गया। कॉल रिया की थी। उसने कहा कि वहां जैद व्यापार मेला चल रहा है और वो अपनी ज्वेलरी की दुकान के भव्य उद्घाटन की तैयारी के लिए आरव को वहां लाना चाहती है। उन्होंने पूरे एक हफ्ते से एक दूसरे को नहीं देखा था और उसकी कोई खबर भी नहीं थी। आरव उसके बारे में बहुत चिंतित था और इसलिए उसने बहुत तेजी से गाड़ी चलाई। दोपहर का समय था और रिया ने एक उच्च श्रेणी के रेस्तरां में उससे मिलने का प्रबंध किया था। रेस्तरां शानदार था और उसमें शानदार माहौल था। सूट और चमड़े के जूते पहने एक नौकर आरव की तरफ दौड़ा। जब उसने उसकी बुगाटी वेरॉन देखी, उसने झुककर कहा कि वो आरव की कार पार्क करने में मदद करेगा। आरव ने रिया को दरवाजे पर खड़ा देखा, इसलिए उसने चाबी नौकर को दे दी और उसके पास चला गया। रिया, आरव ने दूर से चिल्लाकर कहा। रिया ने पलटकर मुस्कुराया। उसका सुंदर चेहरा चमक रहा था और उसके आसपास की हर चीज उसकी तुलना में फीकी लग रही थी। उसने एक नाजुक यूरोपीय शैली की जैकेट पहन रखी थी और उसके नीचे हल्के पीले रंग की घुटने तक की ड्रेस पहनी हुई थी। उसकी बर्फ जैसी सफेद पिंडलियां हवा में खुली हुई थी। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी जितनी रात के आसमान में तारे। कोई भी चीज उसकी चमक को नहीं छिपा सकती थी। मास्टर आरव, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या तुम मेरी तरफ ऐसे नहीं देख सकते? लोग तो ये भी सोच सकते हैं कि हम बहुत समय से बिछड़े हुए भाई बहन हैं। रिया ने मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया। तुम्हारा वजन कम हो गया है। आरव अभी भी उसे घूर रहा था और उसने धीरे से कहा। रिया स्तब्ध रह गई। उसका होशियार दिमाग शॉर्ट सर्किट हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या जवाब दे। आपका वजन कम हो गया है। उन 3 सरल शब्दों ने उसके हृदय के कोमलतम भाग को छेद दिया। बहुत खूब। रिया, क्या ये सुंदर लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जल्दी करो और हमें उससे मिलवाओ। कुछ युवक युवतियां रेस्टोरेंट से बाहर निकल आए। उन्होंने आरव को ऐसे घेर लिया जैसे वे किसी पांडा को देख रहे हों। उसका नाम आरव है, वो सिर्फ मेरा सहपाठी है, मेरा बॉयफ्रेंड नहीं, रिया ने गंभीरता से कहा। हाँ, तुम्हें स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। स्पष्टीकरण तो बस एक बहाना है। क्या ये सही नहीं है? हमने जुनफान से तुम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बारे में सुना है। हम सब समझते हैं। हे। मैंगारव, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। ये सुंदर युवक वास्तव में सुंदर है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो ग्रीन वाइन सिटी के सबसे सुंदर आदमी वू जुनफान को हरा सकता है। वो जुनफान केवल दूसरा स्थान ले सकता है। ग्रीन वाइन सिटी का सबसे नया और सबसे खूबसूरत लड़का हमारे सामने है। यह सही है, इतना खराब भी नहीं। हमारे मैंगचेंग का स्वाद अच्छा है। युवा लोगों का समूह इधर उधर खेल रहा था। भले ही उनकी बातचीत का विषय आरव शियाओबी के इर्द गिर्द घूम रहा था, लेकिन जो लोग ध्यान से देख रहे थे उन्होंने पहले ही नोटिस कर लिया होगा कि वे सिर्फ रिया की चापलूसी कर रहे थे। शुरू से लेकर अंत तक कोई भी आरव से दोस्ती करने को तैयार नहीं था। जाहिर है, उनकी नजर में आरव सिर्फ रिया द्वारा रखा गया एक जिगोलो था। वास्तव में रिया कभी भी इसे स्वीकार नहीं करेगी। वे आरव शियाओबी से दोस्ती नहीं करना चाहते थे। आरव थोड़ा परेशान था।
उसने धीरे से पूछा, मैंगचिंग, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि हमारे साथ लंच के लिए कोई और भी आ रहा है? ये लंच वू जुनफान ने आखिरी समय पर आयोजित किया था। जो लोग आए थे वे सभी उसके शकल के दोस्त हैं। हम दोपहर में एक साथ जेड स्टोन एक्सपो में जाएंगे। मैं उसे मना नहीं करना चाहता था, रिया ने असहाय होकर समझाया। घेरा। आरव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे एहसास हुआ कि उनका समूह ग्रीन वाइन सिटी का दूसरी पीढ़ी का समूह था। अमीर दूसरी पीढ़ी, आधिकारिक दूसरी पीढ़ी, युवा लोगों के इस समूह के व्यवहार से यह देखा जा सकता है। मैंगचिंग, बहुत दिनों से मुलाकात नहीं हुई। तभी एक काली मर्सिडीज बेंज S320 कार रेस्टोरेंट के प्रवेश द्वार पर आई। कार से एक आदमी और एक औरत उतरे। इस दौरान एक नौकर ने गाड़ी पार्क करने में मदद की, लेकिन उसका व्यवहार पहले जैसा दोस्ताना नहीं था। वो आदमी और औरत एक दूसरे का हाथ थामे आरव शियाओबी की ओर बढ़े। हु लिजिंग, बहुत दिनों से नहीं देखा। रिया ने महिला का अभिवादन विनम्रता से किया, लेकिन जोश से नहीं। ये स्पष्ट था कि उन दोनों के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। हो लोमड़ी। आरव दंग रह गया। वो लगभग जोर से हंस पड़ा। उसे अपनी हंसी रोकने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ी। आओ, मैं तुम्हें सबसे मिलवा दूं। यह मेरा बॉयफ्रेंड लुकाई है। वो क्राउन जेड ज्वेलरी शॉप का मालिक है। अगर आपको जेड खरीदते समय कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे बॉयफ्रेंड से पूछ सकते हैं। मैं गारंटी देता हूं कि आपको मुनाफा होगा। हु लिजिंग ने अपने बगल में खड़े आदमी की ओर इशारा किया। वो स्पष्ट रूप से दिखावा कर रही थी। दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों के समूह ने उसकी बात सुनी और लुकाई का आधारमजपे की मात्रा अर्जुन से स्वागत किया। सामाजिक दायरा और संपर्क इसी तरह बनते हैं। जो लोग उपयोगी हैं उनके साथ आधारमजपे की मात्रा अर्जुन से व्यवहार किया जाएगा। आरव ने उनकी ओर ठंडी निगाह से देखा और कुछ नहीं कहा। लेकिन हु लिजिंग ने आरव को कृपालुता से देखा और पूछा, मैंगचिंग, मैंने जुनफान से सुना है कि तुम्हें एक प्रेमी मिल गया है। मुझे मत बताओ कि वो तुम्हारे बगल में है। वो एक सफल व्यक्ति की तरह नहीं दिखता है। रिया का चेहरा ठंडा हो गया और उसने कहा, वो मेरा सहपाठी है, मेरा प्रेमी नहीं। वो सफल होगा या नहीं ये भविष्य पर निर्भर करेगा। जो अंत में हंसता है वही सबसे अच्छा हंसता है। हे, वो तो बस एक घटिया छात्र है। वो भविष्य में क्या कर सकता है? हु लिजिंग ने ठंडी आवाज में कहा। उसने जानबूझकर घटिया छात्र शब्द पर जोर दिया। जिंग जिंग, तुमने मुझे अभी तक इस खूबसूरत महिला से परिचित नहीं कराया है। तभी लुकाई वहां आया। सतह पर वो एक सज्जन व्यक्ति की तरह दिखते थे, लेकिन असल में उसकी नजरें रिया के स्तनों और पैरों के बीच घूम रही थी। वो एक विकृत चाचा था। ये रिया है, हु लिजिंग ने स्पष्ट रूप से कहा। रिया? ओह, आप रिया परिवार की बेटी हैं। रिया, आपसे मिलना सम्मान की बात है। लुकाई ने विकृत चेहरे के साथ अपने हाथ आगे बढ़ाए। ऐसा लग रहा था कि वो हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन वास्तव में वो रिया का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा था। रिया का हाथ छू पाना कई पुरुषों का सपना था। तारांकन थप्पड़। तारांकन आरव पहले से ही नाराज था। इस बिगड़ेल को देखकर वो और भी नाराज हो गया। उसने अपना हाथ झटक लिया और गुस्से से बोला, इसका क्या मतलब है? आप केवल सुंदर महिलाएं ही देख सकते हैं, लेकिन सुंदर पुरुष नहीं? लुकाई दंग रह गया। उसने ये कहने का नाटक किया, मुझे माफ कर दो जिंग जिंग, तुमने मुझे इस खूबसूरत आदमी से नहीं मिलवाया। मेरा नाम आरव है, मैं एक गरीब छात्र हूँ। आरव ने उदासीनता से कहा। आपसे मिलकर अच्छा लगा। लुकाई ने पाखंडी ढंग से मुस्कुराते हुए अपना हाथ आरव की ओर बढ़ाया। आरव ने कोई हरकत नहीं की। उसने उसे अनदेखा कर दिया। आप? रुगुवान इतना क्रोधित हुआ कि उसका चेहरा हरा हो गया। वो एक जेड की दुकान के मालिक थे, जिनकी कुल संपत्ति 300 मिलियन से अधिक थी। जब उन्होंने एक गरीब छात्र से हाथ मिलाया तो उन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता था? यह उसके चेहरे पर एक तमाचा था। हु लिजिंग भी बहुत गुस्से में थी। उसने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तुम छोटे सफेद चेहरे, कठोर व्यवहार करना बंद करो। यदि रिया ना होती तो क्या आपको लगता है कि रुगुवान आपसे हाथ मिलाना चाहेगा? जब उसने ऐसा कहा तो भीड़ शांत हो गई। उन्होंने आरव को ऐसे देखा जैसे वे कोई नाटक देख रहे हों। उनकी शकल में हु लिजिंग एक चालाक महिला के रूप में प्रसिद्ध थी। अगर वो उसे परेशान करती तो आरव का समय अच्छा नहीं जाता। हु लिजिंग, यहाँ बकवास मत करो। आरव शियाओबी एक सुंदर लड़का नहीं है। रिया ने भौहें सिकोड़ी। उसकी खूबसूरत काली आंखें रात के आसमान में सितारों की तरह थी और वे ठंड से भरी थी। हे, मैं बकवास कर रहा हूँ। वो तो बस एक घटिया छात्र है। अगर वो छोटा सा गोरा चेहरा नहीं है तो क्या है? यदि आप ना होते तो क्या उसे यहाँ खड़े होने का भी अधिकार होता? क्या उसे हमसे बात करने का भी अधिकार है? हु लिजिंग और भी ज्यादा उत्साहित होती जा रही थी। उसने कहा, करियर, क्या उसके पास ये है? यश, क्या उसके पास ये है? चलो उस बारे में बात नहीं करते। चलो मर्सिडीज S320 के बारे में बात करते हैं जिसे मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ चलाता था। ये छोटा सा गोरा चेहरा कभी भी इसे खरीदने में सक्षम नहीं होगा, भले ही वो अपनी पूरी जिंदगी काम करे। मर्सिडीज S320 की शुरुआती कीमत करीब 10 लाख थी। एक सामान्य कामकाजी वर्ग के लिए यह ऐसी चीज थी जिसे वे कभी भी अपना नहीं सकते थे। इस समय अमीर दूसरी पीढ़ी के समूह ने अब अपने सच्चे विचारों को छिपाने की जहमत नहीं उठाई। वे सभी आरव को तिरस्कार से देखने लगे। उनमें से कुछ तो ठहाके लगाकर हंसने भी लगे। व्रूम, तारांकन। तभी एक बिल्कुल नई काली बुगाटी वेरोन उनके सामने आ गई। बहुत खूब, क्या शानदार स्पोर्ट्स कार है। अरे बाप रे, बुगाटी वेरोन। मैंने इसे ऑटो शो में देखा था। इसकी कीमत 38 मिलियन है। पूरी ग्रीन वाइन सिटी में सिर्फ एक ही है। जल्दी 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 मेरे साथ एक तस्वीर ले लो। मैं इसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चाहता हूँ। मुझे भी एक तस्वीर चाहिए, मुझे भी एक तस्वीर चाहिए। हर कोई उत्साहित था। वे भले ही दूसरी पीढ़ी के अमीर लोगों का समूह हो, लेकिन ग्रीन वाइन सिटी के सबसे अमीर लोग ही ऐसी लग्जरी कार खरीद सकते हैं। वे केवल इसकी प्रशंसा ही कर सकते हैं। हु लिजिंग ने भी उग्र दृष्टि प्रकट की। इस तरह की लग्जरी कार घमंडी महिलाओं के लिए बेहद घातक थी। वो तो यहाँ तक कल्पना करने लगी कि कितना अच्छा होगा यदि वो मालिक की प्रेमिका बन जाए। उसके मोहग्रस्त भाव को देखकर रुगुवान बहुत दुखी हुआ। कोई भी पुरुष ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसकी स्त्री किसी और के प्रति मोहित हो।
जैसे ही दरवाजा खुला, सबकी नजरें उस पर टिक गईं। एक नौकर कार से बाहर आया और आरव से आदरपूर्वक कहा, सर, हमारे मैनेजर ने मुझे आपसे ये पूछने के लिए कहा था कि क्या आप अपनी कार हमारे रेस्तरां के सामने पार्क कर सकते हैं। इससे हमारे रेस्तरां की गुणवत्ता में सुधार होगा। आरव ने कंधे उचकाकर शांति से कहा, ठीक है, लेकिन किसी को मत बताना कि यह कार मेरी है। मैं कम प्रोफाइल रखना पसंद करता हूँ। समझ गए। हम कभी किसी बाहरी व्यक्ति को यह नहीं बताएंगे कि आप कार के मालिक हैं। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नौकर ने आदरपूर्वक उनका धन्यवाद किया, फिर कार को रेस्तरां के प्रवेश द्वार तक ले गया और उसे सबसे विशिष्ट स्थान पर पार्क कर दिया। जैसी कि उम्मीद थी, इसने तुरंत ही कई राहगीरों का ध्यान आकर्षित कर लिया। धमाका। दूसरी पीढ़ी के धनी लोगों के सामने का दृश्य ऐसा था मानो उन पर बिजली गिर गई हो। उनमें से हर एक ऐसा लग रहा था जैसे गाय ने टोर को कुचल दिया हो। उनकी आंखें चौड़ी खुली हुई थी और उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि एक मुट्ठी अंदर समा सकती थी। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लग्जरी कार आरव की है। ये बच्चा कौन है? यह अविश्वसनीय है। हु लिजिंग, वो बेवकूफ औरत ऐसी लग रही थी जैसे उसने अभी अभी मल खाया हो। उसके चेहरे की बनावट बिल्कुल टेढ़ी हो गई थी। वो कहती रही कि आरव एक जिगोलो था। वो अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी मर्सिडीज S320 नहीं खरीद सकती थी। लेकिन वास्तविकता ये थी कि S320 की कीमत बुगाटी वेरोन के एक पहिए के बदले में भी पर्याप्त नहीं थी। 1 करोड़ 38 लाख लोग तो समान स्तर पर भी नहीं थे। हु लिजिंग और रुगुवान के नेतृत्व में बिगड़ेल बच्चों के समूह को ऐसा महसूस हो रहा था कि उनके गाल जल रहे हैं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उनके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया हो। मास्टर आरव, आप चीजें छिपाने में बहुत अच्छे हैं। आप बहुत कम प्रोफाइल वाले हैं। कुछ ज्यादा चालाक लोग तुरंत मुस्कुराते हुए आरव के पास चले गए। उन्होंने आरव को सम्मानसूचक शब्दों से भी संबोधित किया। मैं कुछ भी नहीं छिपा रहा हूँ, आरव ने कंधे उचकाकर शांति से कहा। ये तो बस एक टूटी हुई कार है। क्या इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत है? लानत है, टूटी हुई कार। कठोर अभिनय सबसे घातक था। वो एक वाक्य उन लोगों को 100,000 गुना अधिक नुकसान पहुंचाने के लिए पर्याप्त था, जो अभी आरव शियाओबी को नीची नजर से देख रहे थे। हु लिजिंग और रुगुवान के चेहरे इतने लाल हो गए थे कि ऐसा लग रहा था कि वे खून बहाने वाले हैं। अगर जमीन में कोई गड्ढा होता तो वे दोनों उसमें घुस जाते। हाँ हाँ हाँ, मास्टर आरव सही कह रहे हैं। हमें कम प्रोफाइल रखना चाहिए। चाहे हम कितने भी अमीर हो, हमें इसका दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक मोटा आदमी चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान लिए आरव के करीब आया। उसने दोनों हाथों से अपना नाम कार्ड आगे बढ़ाया और कहा, मास्टर आरव, यह मेरा नाम कार्ड है। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखना। मास्टर आरव, यह मेरा नाम कार्ड है। मास्टर आरव, यह मेरा नाम कार्ड है। अमीर दूसरी पीढ़ी के लोग तुरंत ही पोते पोतियों की तरह हो गए। उन्होंने आरव को अपना नाम कार्ड सौंपने की पूरी कोशिश की। अरे, तुम सबने अभी अभी मुझे नजरअंदाज किया है। अब मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम में से कोई भी मेरे सम्मान के लायक न रहे। आरव ठंडी हंसी हंसा। उसने नाम कार्ड का आधा हिस्सा भी नहीं लिया। वो दबंग लहजा, वो तुच्छ नजर, ऐसा लग रहा था मानो वो स्वर्ग तक कठोर व्यवहार कर रहा हो। दूसरी पीढ़ी के धनी लोगों का समूह जानता था कि आरव सख्त रवैया अपना रहा है, लेकिन उनके पास कहने को कुछ नहीं था। हमें ये जान लेना चाहिए कि आरव शियाओबी ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके साथ वे दोस्ती कर सके। यदि उनके पिता भी आरव के पास आते तो उन्हें उनके प्रति कुछ सम्मान दिखाना पड़ता। इस समय वे सभी पश्चाताप से भर गए। यदि उन्हें पता होता कि ऐसा होगा तो वे आरव की पूजा बुद्ध की तरह करते। दुर्भाग्य से ये पहले ही हो चुका था। पछतावे के अलावा वे और कुछ नहीं कर सकते थे। अपने सामने के दृश्य को देखकर हु लिजिंग और रुगुवान को एहसास हुआ कि उन्होंने एक सुपर शक्तिशाली व्यक्ति को नाराज कर दिया है। अंदर ही अंदर वे दोनों आरव से माफी मांगना चाहते थे, लेकिन आरव ने उनके नाम कार्ड भी स्वीकार नहीं किए। वो उनकी माफी कैसे स्वीकार कर सकता था? जितना ज्यादा वे इस बारे में सोचते, उतना ही ज्यादा वे डर जाते। उनके हाथ पैर ठंडे थे और टांगें कमजोर थीं। उन्हें डर था कि आरव उनसे बदला लेगा। रिया ने यह सब चुपचाप देखा। उसके होठों पर एक जानकार मुस्कान उभर आई। वो जानती थी कि आरव अपनी ताकत का इस्तेमाल करके अपना नाम बना सकता है। कोई भी उसे नीची नजर से देखने की हिम्मत नहीं करेगा। सब लोग, तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? हमने कमरा नंबर 303 पर सहमति जताई है। आप अंदर जा सकते हैं। आप इतने विनम्र हैं कि यहाँ मेरा इंतजार नहीं कर सकते। नवागंतुक ने सिल्वर रंग का कैजुअल सूट पहना हुआ था। वो लंबा था और उसका फिगर भी फिट था। उसके पूरे व्यक्तित्व से एक कुलीन आभा झलक रही थी। इसके अलावा उनका चेहरा इतना सुंदर था कि उन्हें मूर्ति नाटकों के लिए मेकअप की भी आवश्यकता नहीं थी। जुनफान, वो जुनफान यहाँ है। हर कोई उत्साहित था, खासकर लड़कियां। उनकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। सुंदर, सुरुचिपूर्ण, उच्च शिक्षित, सक्षम। वो ग्रीन वाइन सिटी के तीसरे सबसे अमीर परिवार से था, जो रिया परिवार और वेन परिवार, वो परिवार के बाद दूसरे स्थान पर था। वो जुनफान लगभग 2 शहीद था। इसके अलावा बाहरी दुनिया में उनकी प्रतिष्ठा वेनफेक से कई गुना बेहतर थी। यही कारण था कि वो इतने लोकप्रिय थे और उन्हें ग्रीन वाइन सिटी में सबसे सुंदर व्यक्ति का खिताब दिया गया था। रास्ते में वो जुनफान बहुत सुंदर, आत्मविश्वासी और उत्साही था। हालांकि जब उसने आरव को देखा तो वो एक पिचके हुए गुब्बारे की तरह लग रहा था। वो खोया हुआ और थोड़ा खोया हुआ लग रहा था। रिया परिवार की बूढ़ी महिला की जन्मदिन की पार्टी के दौरान उसे आरव द्वारा अपमानित किया गया था। उसका दिल पहले से ही आघातग्रस्त था। इसके अलावा जिस लड़की का वो पीछा कर रहा था, रिया, वो आरव के ठीक बगल में खड़ी थी। उसका सुंदर चेहरा ऐसी मुस्कान से भरा था जो किसी भी पुरुष को मदहोश कर सकती थी। लेकिन वो मुस्कान आरव की थी। ज्यादातर समय रिया दूसरों को सिर्फ अपनी ठंडक ही दिखाती थी। मास्टर आरव, आपसे दोबारा मिलकर खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन हुई। वो बहुत सज्जन और शिष्ट व्यक्ति थे। हालांकि वो असहज महसूस करता था, फिर भी वो अपने शिष्टाचार को बनाए रख सकता था। वो दूसरे घमंडी अमीर बच्चों से अलग था। आपसे मिलकर खपे छोटे ओ की मात्रा अर्जुन हुई, मास्टर वू, आरव शांति से मुस्कुराया।
मैनचेंग वो ने एक सुंदर मुस्कान बिखेरी और अपनी देवी से कुछ कहने वाला था, लेकिन रिया ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, सब लोग यहाँ हैं, चलो दोपहर का खाना खाते हैं, दोपहर में अभी भी बहुत सारे काम करने हैं। ठीक है, चलो अब अंदर चलें। वू जुनफान ने एक आह भरी और उसके दिल में छाया बढ़ गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि रिया उसे क्यों पसंद नहीं करती, जबकि वो पहले से ही इतना उत्कृष्ट था। क्या वो सचमुच आरव जितना अच्छा नहीं था? वो ने आरव को ध्यान से देखा। न जाने क्यों उसे लगा कि आरव में एक अनोखा आकर्षण है। इसे समझाना कठिन था, लेकिन इससे वू जुनफान के मन में उसके प्रति थोड़ा स्नेह का भाव पैदा हो गया। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे कुछ भी हो, मैं रिया को नहीं छोड़ूंगा। वो ने अपना सिर हिलाया और भोजन कक्ष की ओर चला गया। आउच, युवा मास्टर वो यहाँ थे, कृपया अंदर आए, आपके लिए एक निजी कमरा तैयार कर दिया गया है। रेस्तरां के प्रवेश द्वार पर प्रबंधक ने ग आधा रम जपे ओ की मात्रा अर्जुन से उनका स्वागत किया। मैनेजर वांग, ये कार किसकी है? वू जुनफान ने जब बुगाटी वेरोन को प्रवेश द्वार पर खड़ी देखा तो वो भौचक्का रह गया। मैं भी यह कार खरीदना चाहता था, लेकिन ग्रीन वाइन सिटी में यह एकमात्र कार है, मुझसे पहले किसी और ने इसे खरीद लिया। ओह युवा मास्टर वू, कृपया मुझे माफ कर दे, क्योंकि कार का मालिक बहुत ही चुप रहने वाला है और अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता है, इसलिए मेरे लिए जवाब देना वास्तव में असुविधाजनक है। मैनेजर वांग ने झुककर आरव की तरफ देखा, उसकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। मैंने सुना है कि मालिक एक रहस्यमय टाइकून है, यहाँ तक कि वेनफेक भी उससे हार गया था। मैं बस उसे जानना चाहता था, क्योंकि वो अपनी पहचान उजागर नहीं करना चाहता, तो इसे भूल जाओ। वू जुनफान ने एक गहरी सांस ली और उदास मन से अंदर चला गया। उसी समय उसके पीछे चल रहे लुच्चों का समूह भी अचंभित रह गया। वू जुनफान जिस देवी की पूजा करती थी, वो आरव से बहुत प्रेम करती थी। वू जुनफान की पसंदीदा कार भी आरव ने छीन ली, जबकि हर कोई स्तब्ध था। उन्होंने 3 मिनट तक चुपचाप दयनीय वू जुनफान के लिए शोक मनाया। साथ ही जिस तरह से वे आरव को देख रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी राक्षस को देख रहे हो। उनकी आंखें सम्मान से भरी हुई थीं। कम महत्वपूर्ण, कम महत्वपूर्ण। आरव शियाओबेई ने एक हानि-रहित मुस्कान बनाई और भीड़ की ओर हाथ हिलाया। उसकी अभिनय क्षमता अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी। हर कोई अवाक रह गया। तो दिखावा करने का सबसे अच्छा तरीका है कम बोलना। सभी लोग निजी कमरे में चले गए। एक के बाद एक स्वादिष्ट व्यंजन परोसे गए। हर कोई बहुत संतुष्ट था। तारानकन जब रात्रि भोज समाप्त होने वाला था, तो अचानक निजी कमरे का दरवाजा खोल दिया गया। एक आदमी जो गैंगस्टर जैसा दिख रहा था, अपने हाथ में बियर की आधी बोतल लेकर दरवाजे पर खड़ा था। उसने आंखें मूंद ली और एक विकृत नजर से निजी कमरे को देखा। जब उसने रिया को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और वो अंदर चला गया। आखिर आप हैं कौन? कोई नहीं जानता था कि यह आदमी कौन है। वे उसके असभ्य व्यवहार से बहुत नाखुश थे। बिगड़ैल गैंगस्टर ने सबको अनदेखा कर दिया। उसने रिया की ओर इशारा करते हुए नशे में कहा, लड़की इधर आओ, मेरे साथ बगल में बैठो। क्या आपके दिमाग में कुछ गड़बड़ है? अगर तुम्हें शराब पीनी है तो कहीं और जाओ। एक हट्टा कट्टा लड़का खड़ा हुआ और गुस्से से चिल्लाया, दुष्ट, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? विकृत गैंगस्टर का चेहरा काला पड़ गया। उसने एक भयावह आवाज छोड़ी, मुझे परवाह नहीं कि तुम कौन हो। इससे पहले कि मैं गुस्सा हो जाऊं, यहाँ से चले जाओ। वो आदमी एक उच्च पदस्थ अधिकारी का बेटा था। उसका स्वभाव भी बहुत खराब था। हालांकि वो ये भूल गया था कि उसका सामना एक शराबी से हो रहा है। शराबी लोग विवेकहीन होते हैं। मरना, बदमाश गैंगस्टर दहाड़ा। उसने अपने हाथ में बियर की बोतल उठाई और उस आदमी के सिर पर फेंक दी। तारानकन धमाका, तारानकन बियर की बोतल फट गई। उस आदमी का सिर फट गया, खून बहने लगा। इस हिंसक दृश्य से दूसरी पीढ़ी के धनी लोगों के पसीने छूट गए तथा कुछ लड़कियां तो चीखने भी लगी। सभी लोग घबराए नहीं, हम यहाँ 6 लोग हैं, हमें उससे क्यों डरना चाहिए? इस समय रुगुवान खड़ा हो गया और उस बदमाश गैंगस्टर को घमंड से घूरने लगा। वो चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आज आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बॉस, रुगुवान सही कह रहे हैं, हमारे यहाँ और भी लोग हैं, डरने की कोई बात नहीं है। सही, बॉस रुगुवान को सुनो, हम 6 लोग इस कमीने को पीट पीट कर मार डालेंगे। हम उसे कठोर कार्यवाही करने दो, हम उसे बिजली से मार देंगे। बाकी लोग भी रुगुवान से सहमत थे। वे उत्साहित दिख रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि उन्होंने उस विकृत गैंगस्टर को हरा दिया है। हे, आप देखना चाहते हैं कि किसके पास ज्यादा लोग हैं? बदमाश गैंगस्टर ने घृणा से अपने होंठ सिकोड़े, फिर वो चिल्लाया, मुझे यहाँ पकड़ो। रेड बुल भाई, क्या चल रहा है? कुछ ही देर में 10 से ज्यादा खूंखार बदमाश बगल के कमरे में घुस आए। उनकी संख्या यहाँ मौजूद पुरुषों से दोगुनी थी। स्थिति एक पल में बदल गई। अमीर बच्चों का समूह अचंभित रह गया। उन्हें हमेशा लाड़ प्यार दिया जाता था। उनकी युद्ध शक्ति 5 से भी कम थी। यदि उनके पास उतनी ही संख्या में लोग होते तो भी वे इन बदमाशों को हरा नहीं पाते। आप यहाँ आओ, रेड बुल ब्रो ने रुगुवान की ओर इशारा करते हुए ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम नहीं चाहते थे कि मैं पैसे चुकाऊं? चलो भी, अगर तुम नहीं आओगे तो तुम कमीने हो। ये रुगुवान का चेहरा हरा हो गया। उसने तुरंत हार मान ली। भाई, मैं गलत था, कृपया अपने आप को मेरे स्तर तक मत गिराओ। मैं एक कमीना हूँ। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उनके साथ साथ वू लिजिंग भी शर्मिंदा हो गई, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। ये स्वीकार करना कि वे कमीने हैं गैंगस्टर द्वारा पीटे जाने से बेहतर था। काया, रेड बुल ब्रो ने भीड़ की ओर अहंकार से देखा। और कौन है जो आश्वस्त नहीं है? खड़े हो जाओ, अगर कोई और नहीं होगा तो मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाऊंगा। इसके बाद वो रिया की ओर चल पड़ा। तुरंत रुक जाओ।